CH-29 मैजिक स्टोन्स। हर कोई मेरी बात ध्यान से सुनेगा। मिस्टर अनिरुद्ध ने ही स्टारलाइट मैजिक स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए यहाँ बुलाने का आइडिया दिया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर भी जब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकता है? मिस्टर सूर्यांश ने कहा, तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, उस चेतावनी को पूरा 1 साल बीत चुका है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। 1 साल पहले की चेतावनी के कारण इसे और नहीं टाल सकते। मिस्टर वर्मा ने कहा, मुझे आपके स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये बॉर्डर के बाहर न जाए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर एक आंख वाला मैजिक वोल्फ इस सुंदर सी नाजुक लड़की को खा जाए। मिस्टर सूर्यांश ने नेहा की तरफ देखकर हंसते हुए कहा और मिस्टर वर्मा ने भी मुस्करा दिया। मिस्टर सूर्यांश सच में एक एक्सपर्ट थे, इसलिए टीचर भी उन्हें ऐसी बातें करने से नहीं रोक सकते थे। तभी आरव के मन में कुछ चलने लगा। 1 साल पहले की चेतावनी आरव ने इस बारे में अपनी मौसी से सुना था, लेकिन उसने अपना ज्यादातर समय स्कूल के आइवरी टावर में बिताया, जिस वो स्कूल के बाहर होने वाले इन खतरनाक घटनाओं से वो अनजान था। आइवरी टावर एक ऐसी जगह थी जहां स्टूडेंट्स बाहरी दुनिया से कटकर पूरी तरह मेडिटेशन में मग्न हो जाते थे। ये बिल्कुल एकांत जगह था। स्नोई पिक माउंटेन स्टेशन के इस बेस में किसी की भी एंट्री और एग्जिट होना मिस्टर सूर्यांश की परमिशन के बिना इम्पॉसिबल था। ये सिर्फ उनके हाथों में ही था। जैसे ही एलिट क्लास के 100 स्टूडेंट्स बस से बाहर आए, उनके लिए ये मजबूत पत्थर का गेट खोल दिया गया। देखने में ये बेस बहुत सिंपल था और इसमें सिर्फ एक ही मेन रोड था। इस मेन रोड के राइट साइड पर कई दुकानें और ठेले वाले थे जो अलग अलग चीजें बेच रहे थे। ये किसी नॉर्मल शहर के बाजार जैसा ही था। अंतर इतना था कि यहाँ फल, फूल या सब्जियां या फिर नॉर्मल सामान नहीं मिलता था, बल्कि यहाँ मैजिक इक्विपमेंट्स मिलते थे। यहाँ वो सारी चीजें मिलती थीं जो एक मैजिशियन के मैजिक बैटल्स में काम आती थीं। इस स्टेशन के बाहर पत्थर के दरवाजे थे जो सिर्फ हेड मिलिट्री इंस्ट्रक्टर की परमिशन से ही खुलते थे। ले लो टॉप क्लास मैजिक बूट्स, ले लो। मैं सबको बता दूं, ये एकदम जोरदार है, जबरदस्त है और धमाकेदार है। तुम सब जानते हो न कि सबसे तेज मैजिकल बीस्ट कौन सा होता है? बिल्कुल सही पहचाना, स्पीड बीस्ट। और ये बूट स्पीड बीस्ट के पिछले पैरों की स्किन से बने हैं और इसमें विंड ट्रेल मैजिक का इस्तेमाल भी हुआ है। साथ ही इसमें एक प्योर विंड स्टोन है जिससे इसकी एनर्जी दिन दुगनी रात चौगुनी पड़ती है। अगर तुम सब इसे पहनकर दौड़ोगे तो देखना, एक आंख वाले मैजिक वोल्फ की आंख भी फटी की फटी रह जाएगी। ले लो, ले लो। जो भी इसे खरीदेगा उसे मैं बहुत बड़ा डिस्काउंट दूंगा। ये खजाना है, खजाना। जिसको भी मिला उसकी किस्मत ही खुल जाएगी। टॉप क्लास मैजिक बूट्स ले लो। अबे टकले, तुझे क्या हम बेवकूफ दिखते हैं? ये जूते मैजिक इक्विपमेंट कैसे हो सकते हैं? क्या बकवास किए जा रहा है? इससे बेहतर तो कोई फुटपाथ के जूते ही खरीद ले, वो भी तेरे इन नकली मैजिक बूट से कई गुना तेज होंगे। अरे साहब, हमने स्पीड बीस्ट को मारने के लिए अपने 2 लोग खोए हैं और इसके इनाम में हमें उसके पिछले पैरों की स्किन मिली है। आप जिसे बकवास बोल रहे हैं, उसे बनाने के लिए हमें अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। ये 100% मैजिक बूट्स हैं। ये बोलते हुए वोट कला दुकानदार उस आदमी से लड़ने लगा जिसने उसके मैजिक बूट्स का मजाक उड़ाया था। उसके आगे एक दुकान वाला था जो हर रंग के मैजिक स्टोन्स बेच रहा था। इन मैजिक स्टोन्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। ये सारे स्टोन्स फायर, विंड, अर्थ या लाइटनिंग एलिमेंट से तब बनते थे जब ये एलिमेंट्स किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा एनर्जी में जमा हो जाते थे। उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी मैजिक स्टोन्स में बदल जाती थी। इन स्टोन्स की मैजिकल पावर्स बिल्कुल वैसी ही होती थीं जैसी एक मैजिशियन के स्टारडस्ट में होती थीं। हालांकि इन्हें सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैजिक टूल्स और मैजिक इक्विपमेंट्स में लगाने से उस टूल को इनसे हर वक्त एनर्जी मिलती रहती है। इसलिए ये इस दुनिया में बहुत ज़रूरी थे। ये सारी बातें टीचर ने क्लास के टाइम पर उन सबको बताई थीं और कुछ वक्त आरव ने ध्यान से इन सारी बातों को सुना भी था। इसलिए वो चीज़ों को देखकर सब कुछ समझ पा रहा था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर प्योर मैजिक स्टोन्स को करेंसी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। इस दुनिया में मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। आखिर ये इस दुनिया का पावर सोर्स जो था। आरव को पहले लगा था कि मोबाइल, कंप्यूटर और घर के सारे अप्लायंसेस बिजली से चलते थे, लेकिन उस क्लास के बाद उसे पता चला कि यहाँ पावर प्लांट से बिजली सप्लाई नहीं होती, बल्कि यहाँ तो लाइटनिंग मैजिक स्टोन से बिजली मिलती है।
पहले के समय में ये सब नहीं था, लेकिन पृथ्वी की तरह ही ये दुनिया भी धीरे धीरे मॉडर्न बनती गई। यहाँ पर आपको मॉडर्न ज़माने का सब कुछ मिल जाएगा जैसे कि पृथ्वी पर मिलता है। मोबाइल फ़ोन, कार, ट्रेन्स, सब पृथ्वी के तरह ही था। अगर कुछ अलग था तो वो था मैजिक। इस दुनिया में एक लाइट एलिमेंट मैजिशियन था, जिन्होंने ही पुराने जमाने में अपने मैजिक स्किल से लाइट एलिमेंट को ओरिजिनेट किया, जिस वजह से इंसानों ने यहाँ बिजली की खोज की। उसके अलावा क्या? जिन्होंने स्टीम मशीन का आविष्कार किया था, दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो एक फायर मैजिशियन थे और स्टीम मैजिन के पीछे की थ्योरी एक फायर मैजिक डायग्राम था और उन्होंने फायर मैजिक स्टोन को एक पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल किया था। सब कुछ इन मैजिक स्टोन्स का कमाल था। इसलिए तो इस दुनिया में क्रूड ऑयल, हाइड्रो, इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं थी। यहाँ तो सब कुछ मैजिक स्टोन्स के दम पर होता था और ये उन्हें नेचर से मिलते थे। सबसे बुरी बात तो ये थी कि मैजिकल बीस्ट को भी मैजिकल स्टोन्स की ज़रूरत होती थी। मैजिक स्टोन्स उनके लिए खाने की तरह थे। यही उनकी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स था, जिससे वो स्ट्रॉन्ग बनते थे। इसलिए जब इंसान मैजिक स्टोन्स की तलाश में जाते थे तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी मैजिक स्टोन्स को नेचर में ढूंढना नहीं, बल्कि मैजिकल बीस्ट से उन्हें बचाने की होती थी। क्योंकि जिंदा रहने के लिए मैजिकल बीस्ट को भी मैजिक स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती थी और कई बार तो मैजिक स्टोन्स को पाने के लिए इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। मैजिकल बीस्ट तो हमेशा ऐसे इंसानों से नफरत करते थे और उन्हें नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढते रहते थे। देखा जाए तो शहर में जितने भी मैजिकल इक्विपमेंट थे, वो मैजिकल बीस्ट के लिए उनका खाना था और साथ ही इंसान तो हमेशा से ही उनका शिकार थे। शायद यही आरव की पिछली दुनिया और इस नई मैजिकल दुनिया में सबसे बड़ा फर्क है। पृथ्वी के हर चीज़ पर इंसानों का राज था। अगर उन्हें कोई जगह खाली करवानी होती थी तो वो बस वहां मिसाइल चलवा देते थे और अगले ही पल सब साफ। फिर जानवरों की औकात ही क्या, सब कुछ इंसानों के काबू में था। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ इंसानों का दबदबा नहीं था। मैजिकल दुनिया में तो मिसाइल या फिर बम जैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तो सिर्फ मैजिशियंस थे जो मैजिकल बीस्ट से सबकी रक्षा करते थे। ज्यादातर इंसान शहरों में रहते थे और इसलिए इन शहरों को मैजिशियंस की ज़रूरत होती थी, क्योंकि सिर्फ मैजिशियंस ही मैजिकल बीस्ट को हरा सकते थे। एक नॉर्मल इंसान तो मैजिकल बीस्ट के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रखता था। ये एक और कारण था जिसकी वजह से मैजिशियंस का दर्जा नॉर्मल लोगों से ऊंचा था। उनके पास ना सिर्फ बहुत पावर्स थी बल्कि उनकी लाइफ का सिर्फ एक मिशन था, उन लोगों की रक्षा करना जिनके पास मैजिकल पावर्स नहीं हैं और मैजिकल बीस्ट जैसी बुराइयों का अंत करना। बड़े भाई आरव, इस बार के प्रैक्टिकल में हमें अपनी पावर्स अच्छे से शो ऑफ करनी होगी। मैंने कहीं सुना है कि इन प्रैक्टिकल ग्रेड्स के बेसिस पर ही हमारा एडमिशन किसी मैजिक यूनिवर्सिटी में होगा। टोटल एडमिशन ग्रेड में से 20% इस प्रैक्टिकल ग्रेड का होगा। किसी अच्छी मैजिक यूनिवर्सिटी में जाने का यही एक मौका है हमारे पास, लकी ने आरव से कहा। आरव ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया। उसके क्लास टीचर प्रोफेसर मिश्रा ने उन्हें सब कुछ पहले से ही बता दिया था। ये प्रैक्टिकल्स उनके हाई स्कूल एग्जाम्स का हिस्सा थे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स मिलिट्री ही करवाती थी, इसलिए इनके ग्रेड्स भी मिलिट्री हेड ही देते थे। स्टूडेंट्स को पहले ही बता दिया गया था कि हेड मिलिट्री इंस्ट्रक्टर या तो उन्हें सिगरेट देंगे या फिर यही ग्रेड्स डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट्स एक टॉप क्लास मैजिक यूनिवर्सिटी में जाएंगे या फिर एक नॉर्मल मैजिक यूनिवर्सिटी में। सेलेस्टियल इंस्टीट्यूशन जिसमें समायरा पढ़ती थी, वहां एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम ए ग्रेड लाना ही होता था। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी नहीं था कि वो स्टूडेंट को रिक्रूट ही ले। ये इंस्टीट्यूशन मैजिशियंस के सिर्फ ग्रेड्स नहीं देखता था, बल्कि उनका और उनकी पावर, उनका मैजिकल डिवोशन सब कुछ देखता था। इसलिए यहाँ एडमिशन मिलना लोहे के चने चबाने जैसा था। आरव इस छोटे से शहर में सब कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसे एक शक्तिशाली मैजिशियन बनना था तो उसके लिए शहर से बाहर जाना बेहद ज़रूरी था। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर उसे इंटरमीडिएट रैंक का मैजिक सीखना था तो उसे किसी बड़े शहर या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाना ही पड़ता। इस बार प्रैक्टिकल्स में उसे ए ग्रेड या फिर उससे भी बड़े ग्रेड की उम्मीद थी। उसके पास सिर्फ यही एक तरीका था जिसमें वो सेलेस्टियल इंस्टीट्यूशन जैसी अच्छी मैजिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाता। इन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स को स्कूल ने पहले से ही रिश्वत दी हुई है, इसलिए तुम यहाँ 2 महीने अपना टाइम बर्बाद भी करोगे तो ये तुम्हें कम से कम भी या फिर सिगरेट तो दे ही देंगे। इसलिए चिल ब्रो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
विक्रम जो वहां खड़ा आरव की बातें सुन रहा था, उसने स्माइल करते हुए कहा, पिछले साल वाले बैच के साथ भी यही हुआ था। एक दूसरा स्टूडेंट जिसे स्कूल के स्टाफ के बीच होने वाली बातों की खबर थी, उसने कहा, हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि स्कूल मिलिट्री इंस्पेक्टर्स को रिश्वत इसलिए देता है ताकि वो हमें अच्छे ग्रेड दे सके। सब लोग प्लाजा में इकट्ठे हो जाए। बॉस ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग है। जैसे ही मिस्टर महेश ने ये अनाउंस की, सारे स्टूडेंट्स स्नोई पिक माउंट स्टेशन के सेंट्रल प्लाजा में इकट्ठे होने लगे। इस स्टेशन में रोज रोज इतने लोग नहीं आते थे, इसलिए यहाँ 100 स्टूडेंट्स के जमा होने से लग रहा था कि बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए हैं। सारे 100 के 100 स्टूडेंट्स स्टारलाइट मैजिक स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स एक साथ लाइन में खड़े हुए तो किले में तैनात गार्ड्स मैजिशियंस का ध्यान उनकी तरफ गया और कुछ ही देर में वो सब भी इन स्टूडेंट्स के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उन गार्ड्स मैजिशियंस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनके यहाँ आने से वो खुश भी नहीं थे। अरे भाई देखो, स्टारलाइट मैजिक स्कूल से नए बच्चे आए हैं। अब ये बच्चे भी हर साल के नए बच्चों की तरह अपना मजाक बनवाएंगे और हम ठहाके मार के हंसेंगे। एक आदमी जिसकी चूहे जैसी शक्ल थी, उसने कहा, बिल्कुल सही कहा भाई, यही तो वो टाइम है जिसमें ये नए स्टूडेंट्स हमारा सबसे ज्यादा मनोरंजन करेंगे। अरे अरे, गेस तो करो, कौन इनमें से इतना डर जाएगा कि अपनी पैंट ही गीली कर देगा। एक आदमी जो हंटर स्कॉट के ऑफिसर जैसा लग रहा था, उसने बाहर आते हुए कहा, मुझे लगता है कि कम से कम 30 स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, मतलब बाकी स्टूडेंट्स तब तक डरेंगे जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते। स्टूडेंट्स उन गार्ड्स मैजिशियन से थोड़ी ही दूर पर खड़े थे, इसलिए उनकी सारी बातें अच्छे से सुन पा रहे थे। ज्यादातर गार्ड्स मैजिशियंस को देखकर ये लग रहा था कि उन्हें ये बातें करने में मजा आ रहा था। स्टूडेंट्स की कंडीशन उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक सोर्स था। साफ दिख रहा था कि वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। 100 एलीट स्टूडेंट्स को 5 ग्रुप में बांटा गया था और हर ग्रुप में टोटल 20 स्टूडेंट्स थे। हर ग्रुप के आगे 2 मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स खड़े हुए थे और एक प्रैक्टिकल क्लास टीचर भी था। वो सभी लोन बनाकर खड़े थे। देखो, हेड मिलिट्री इंस्ट्रक्टर आ गए हैं। कुछ ही पलों में बैटल मैजिशियंस का एक ग्रुप अपनी यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप के सामने आकर खड़े हुए। उन्हें देखकर उनकी रैंक और पावर का अंदाजा लगाया जा सकता था। उनका ऑरा बेहद स्ट्रांग था। इन सभी लोगों को लीड करने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सूर्यांश थे, जो दरवाजे के पास अपने फायर फ्लेम से खेल रहे थे। मिस्टर सूर्यांश अब भी बाकी लोगों से कहीं ज्यादा सुपीरियर लग रहे थे। वो थे तो हेड मिलिट्री इंस्ट्रक्टर, लेकिन उन्हें देखकर लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि सच वो यहाँ के हेड है। हेलो एवरीवन, मैं आपके प्रैक्टिकल का चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरा नाम तो आप सभी पहले से ही जान चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं सभी को बता दूं कि मेरा नाम सूर्यांश है और आप सबको बेहद लकी फील करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ग्रुप पहला ऐसा ग्रुप होगा जो मेरे अंडर ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेगा। अब मैं आपको आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर सूर्यांश ने कहा। सारे स्टूडेंट्स एकदम शांत होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनका ऑरा इतना स्ट्रोंग था कि क्लास के सभी बातूनी स्टूडेंट्स भी एकदम चुप खड़े थे और उनकी बातों पर अपना पूरा ध्यान दे रहे थे। स्कूल में उन्होंने आज तक सिर्फ अपने टीचर्स के साथ ही इंटरैक्ट किया था। टीचर्स ने उन्हें जो भी नॉलेज दी थी, वो सिर्फ थ्योरेटिकल या फिर फैक्चुअल था। अब तक उन्हें बाहरी दुनिया का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन बैटल मैजिशियंस ने मैजिकल बीस्ट का सामना भी किया था और उन्हें हराया भी था। सभी इंस्ट्रक्टर को ये बात पता थी कि स्टूडेंट्स ने आज तक स्कूल के बाहर के खतरों का सामना नहीं किया था, लेकिन वो इन खतरों से अनजान भी नहीं थे। तुम सारे स्टूडेंट्स को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम लोग पहले प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स हो जिनकी जिम्मेदारी मैंने ली है, और तुम लोग अपने प्रैक्टिकल में अच्छे ग्रेड से पास होकर एक टॉप क्लास मैजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकोगे। इसलिए मैं तुम लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, मिस्टर सूर्यांश ने ऊंची आवाज में कहा। इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पास न हो पाना या फिर कम ग्रेड्स लाना स्टूडेंट्स को बहुत महंगा पड़ सकता था। ये भी हो सकता था कि इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के ग्रेड्स के दम पर उनकी किस्मत ही पलट जाए। आखिर इसी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के ग्रेड्स तय करने वाले थे कि वो किस मैजिक यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मैं समझता हूं कि तुम हमारे शहर के नए चमकते सितारे हो और मुझे भरोसा है कि तुम सब में इतनी ताकत और इतना हौसला है कि तुम लोग इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को अच्छे ग्रेड से पास कर सको।
इसलिए तुम्हारे ऑनर और तुम्हारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए इस बार के प्रैक्टिकल एग्जाम्स बहुत सरल होंगे, मिस्टर सूर्यांश ने स्माइल करते हुए कहा। जैसे ही मिस्टर महेश और मिस राशि ने ये बात सुनी, उन्हें मिस्टर सूर्यांश पर शक हो गया, क्योंकि जब भी वो ऐसी स्माइल देते थे तब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफाती चल रहा होता था। आज तो इन स्टूडेंट्स की शामत आने वाली है, मिस्टर महेश ने सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा। CHTs डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट। मुझे बस अभी कुछ देर पहले ही एक मिशन दिया गया है और ये मिशन सबसे आसान मिशन में से एक है। यहाँ पर स्कूल से टोटल 100 मैजिशियंस आए हैं, है ना? तो फिर ये आइडिया कैसा है? अगर तुम पांचों में से कोई भी ग्रुप या फिर पूरे 100 स्टूडेंट्स में से कोई भी एक स्टूडेंट इस मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर तुम सब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पास कर दिए जाओगे और तुम सभी को एक ग्रेड भी दे दिए जाएंगे। मिस्टर सूर्यांश अपनी पूरी बात कर पाते, उसके पहले ही पूरे प्लाजा में हलचल मच गई और जो लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड और डरे हुए थे, वो थे स्टारलाइट मैजिक स्कूल के 100 नए मैजिशियंस। आखिर उनका फ्यूचर इस प्रैक्टिकल पर ही टिका हुआ था। उन्होंने अपने बड़े भाई बहनों से और स्कूल के सीनियर से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में पूछा था, लेकिन तब तो किसी ने भी ये नहीं कहा था कि उन्हें एक मिशन पूरा करना होगा। सबने तो बस यही कहा था कि उन्हें बस 2 महीने इस स्टेशन में बिताने थे और कोशिश करना था कि वो हमेशा इंस्ट्रक्टर्स की गुड बुक्स में रहे और वो पास हो जाएंगे। इतना करने से उन्हें आसानी से भी ग्रेड तो मिल ही जाता और ज्यादा चापलूसी करने वाले स्टूडेंट्स को एक ग्रेड मिल जाता। लेकिन यहाँ तो सीन कुछ और ही निकला। अब ये कौन सी नई बला थी? स्टूडेंट्स ने पहले ऐसा कभी नहीं सुना था कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पास करने के लिए उन्हें मिशन पूरा करना होगा। स्टूडेंट्स अपने मन में सोचने लगे, वैसे भी मिशन तो सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग वाले में स्कॉट करते हैं, है ना? जो बहुत पावरफुल होते हैं, जिन्हें इसके लिए इनाम दिए जाते हैं। प्लाजा में जो हंटर्स खड़े थे उन्हें भी अपने बॉस की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर वो उस स्टेशन में इतने सालों से काम कर रहे थे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो सभी सोच रहे थे कि आखिर उनके बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन नए स्टूडेंट्स को एक मिशन पर भेजना, वो भी इस स्टेशन का मिशन जो हमेशा ही बेहद खतरनाक और जानलेवा होता है। आखिर मिस्टर सूर्यांश के दिमाग में चल क्या रहा था? वो आखिर करना क्या चाहते थे? ये तो पागलपन था। यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रेंड मेज हंटिंग स्क्वाड्स भी ऐसे मिशन पूरे नहीं कर पाते थे, और ये अब कल के पैदा हुए बच्चे जिन्हें अभी मैजिक को अच्छे से इस्तेमाल करना भी नहीं आता, वो ये मिशन पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम में से कोई भी इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया तो? विराट जो लाइन में सबसे आगे खड़ा था, उसने पूछा। अगर तुम में से कोई भी इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया तो फिर तुम सब फेल हो जाओगे, मिस्टर सूर्यांश ने कहा। उन्हें इन स्टूडेंट्स के पास या फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मिस्टर सूर्यांश के ये शब्द सुनने के बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों में ही फिर से हलचल मच गई थी। अगर ऐसा है तो चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर, आप हम सबको अभी ही फेल कर दीजिए। क्लास मॉनिटर नेहा के सब्र का बांध अब टूट चुका था, इसलिए उसने गुस्से में कहा, बिल्कुल सही कहा, आप जो बोल रहे हैं उसमें और हमें अभी इसी वक्त फेल कर देने में कोई फर्क नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा, मिस्टर वर्मा, मिस मीरा और मिस्टर रमन, इन सारे टीचर्स के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? उन्होंने तो पहले ही सबको रिश्वत दे दी थी, फिर ये मिस्टर सूर्यांश ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? एक मिशन? क्या सच में ये स्टूडेंट्स को एक मिशन पूरा करने के लिए भेजना चाहते थे? ये भला कैसे गलत हो सकता है? अपने स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर अनिरुद्ध को क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि मुझसे ग्रेड्स लेने के लिए तुम लोगों को ये मिशन पूरा करना ही होगा। अगर स्टारलाइट मैजिक स्कूल सच में इस शहर का सबसे बेहतर स्कूल है, तो फिर तुम जैसे डरपोक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए यहाँ क्यों भेजा गया है? अगर तुम लोग यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने ही आए हो, तो इससे बेहतर है कि अपने स्कूल वापस जाकर अपनी मैजिक बुक्स पढ़ो। हमें रिश्वत देने का क्या मतलब है? इससे बेहतर तो तुम लोग स्टेशन में आते ही नहीं, जहां चारों तरफ खतरा है। मिस्टर सूर्यांश की टोन अब बहुत सीरियस हो गई थी। कुछ देर पहले तो वो इतने शांत और मजाकिया लग रहे थे, फिर एकदम से इतने गुस्से वाले कैसे हो गए? डरपोक स्टूडेंट्स को टाइम बर्बाद करने क्यों भेजा है? यही बात सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार घूम रही थी। मिस्टर सूर्यांश की कड़वी बातों से स्टूडेंट्स की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची थी। चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर, आप जिस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है। जितना मुझे पता है,
कि ऐसे मिशन पूरे करने के लिए स्पेशली ट्रेंड में स्कॉट्स को भेजा जाता है, जो कम से कम 3 या 5 साल यही काम कर रहे हैं। ये तो अभी बच्चे हैं, मैजिकल बीस्ट के टीचर मिस्टर वर्मा ने हिचकिचाते हुए कहा। अगर बच्चे हैं तो फिर आप इन्हें यहाँ क्यों लाए? ये टोटल 100 मैजिशियंस हैं और इतना आसान सा मिशन भी पूरा नहीं कर सकते, तो मुझे शर्म आती है कहने में कि आप टीचर्स ने इतने बकवास मैजिशियंस को ट्रेनिंग दी है। क्या ये आपके एलीट स्टूडेंट्स हैं? चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ने उन्हें ताना मारते हुए कहा। जैसे ही मिस्टर वर्मा ने ये बात सुनी, उनका चेहरा शर्म से नीचे झुक गया। आखिर इस इंस्ट्रक्टर का दिमाग खराब हो गया था क्या? पहले तो इसने स्टूडेंट को इतना मुश्किल मिशन दिया और अब ये स्टारलाइट मैजिक स्कूल के टीचर से भी इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। नॉर्मली जो स्क्वाड या फिर जो इंसान ऐसे मिशन पूरा करते हैं, मैं खुद उन्हें इनाम देता हूँ। इतना ही नहीं, ये इनाम होता है एक डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट, मिस्टर सूर्यांश ने आगे बताते हुए कहा। जैसे ही सबने डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट सुना, सब एक्साइटेड हो गए। यहाँ तक कि प्लाजा में जो हंटर्स थे वो भी ये सुनकर एक्साइटेड हो गए थे। शीट, इस मिशन का इनाम डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट है। बॉस सूर्यांश, आप ही क्या कर रहे हैं? आप ऐसा मत कीजिए। इन बेवकूफ़ बच्चों की जगह हमें ये मिशन दीजिए। हम वादा करते हैं ये मिशन हम अच्छे से पूरा करेंगे। हाँ बॉस, हमें भी इस डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ऐसा जान बचाने वाला टूल तो सिर्फ हमें ही दिया जाना चाहिए। हमें भी मौका दीजिए इन स्टूडेंट से कंपटीशन करने का। हमें भी डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट चाहिए। कुछ ही देर में ये खबर पूरे स्टेशन में फैल गई थी और प्लाजा के बाहर के हंटर्स भी जोर जोर से चिल्लाकर डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट की मांग कर रहे थे। मैजिक इक्विपमेंट ऐसी चीज़ थी जो एक मैजिशियन के सोल से जुड़ सकती थी और फिर वो मैजिशियन कभी भी उसे बुलाकर पहन सकता था। उसे इन्हें हमेशा साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं थी। एक्टिवेट करने के बाद ये मैजिक इक्विपमेंट ऐसे हथियार बन जाते थे जिससे मैजिशियंस को बैटल्स में मदद मिलती थी। ये बिल्कुल उस मैजिक बूट की तरह थे जो वो टकला दुकान वाला बेच रहा था। जब भी कोई मैजिशियन उन बूट्स को पहनकर उन्हें एक्टिवेट करता तो उसकी बॉडी की स्पीड कई गुना बढ़ जाती और साथ ही साथ अगर उसके सामने कोई ऐसा मैजिकस बीस्ट भी आ जाता जिसको हराना नामुमकिन था, तो उस समय वो इन मैजिक बूट्स की मदद से अपनी जान बचाकर भाग भी सकता था। इसके अलावा अगर कोई मैजिशियन बैटल के वक्त इन बूट्स को पहनता तो न सिर्फ उसकी स्पीड बढ़ती बल्कि साथ ही साथ उसकी कॉम्बैक्ट पावर भी कई गुना बढ़ जाती। डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट इससे थोड़ा अलग था। मैजिकल बीस्ट के अटैक से बचने के लिए इस तरह का इक्विपमेंट सबसे ज्यादा कारगर था। ये एक खास तरह का मैजिक इक्विपमेंट था जो बैटल के वक्त ऑटोमेटिकली शील्ड या आर्मर में बदल जाता था। हालांकि मैजिक इक्विपमेंट की कीमत स्टार डस्ट मैजिक टूल जितनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन हंटर्स के लिए जो रोज अपनी जान दांव पर लगाते थे, उनके लिए तो ये किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं थे। आखिर जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। शिट, ये कितना कूल है। जितना मुझे पता है, एक डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट की कीमत लाखों में होती है। इसलिए तो ये हंटर्स मिस्टर सूर्यांश की बात सुनकर पागल हो गए हैं। आरव ने मन ही मन सोचा। देखो तो कैसे दिन आ गए हैं। लाखों की चीज इन दूध पीते बच्चों के मिशन का इनाम बन गया है। असली सवाल तो ये है कि क्या ये स्टूडेंट्स इस इनाम को हासिल भी कर सकते हैं? तुमने सही कहा, ऐसे मिशन सच में बहुत मुश्किल होते हैं। यहाँ तक कि हंटर स्कॉट भी कभी कभी ऐसे मिशंस में मारे जाते हैं। आरव को अब भी मैजिक इक्विपमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन अगर कोई उसे मैजिक इक्विपमेंट के बारे में समझाए तो वो अच्छे से समझ जाता था कि कौन सा कितना ज्यादा कीमती है। आरव ने वहां खड़े गार्ड की बातें सुन ली थीं और वो समझ गया था कि सबसे कॉमन मैजिक इक्विपमेंट भी लाखों रुपए में ही आते हैं। मैंने तो आज तक इतने पैसे अपने सपने में भी नहीं देखे हैं। मुझे अब बस कुछ भी करके ये मिशन पूरा करना है और वो डिफेंसिव मैजिक इक्विपमेंट इनाम में जीतना है। आरव ने अब ये बात अपने मन में ठान ली थी। स्टूडेंट्स को स्नोई पिक माउंटेन स्टेशन आए करीब 10 दिन बीत चुके थे और उनका प्रैक्टिकल भी शुरू हो चुका था। जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी रास्ते पर 20 स्टूडेंट्स का स्क्वाड स्टारलाइट मैजिक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर एक छोटी सी पहाड़ी के पास खड़े हुए थे और वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। स्टूडेंट्स ने इस मिशन पर आने से पहले बहुत कंप्लेंट की थी, टीचर्स को मनाने की भी कोशिश की थी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इस मिशन पर नहीं आना चाहता था। लेकिन आखिर उन्हें चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ने इस मिशन पर भेज दिया और 10 दिन भी पलक झपकते ही बीत गए थे।
इन 10 दिनों में वो अलग अलग परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने घने जंगल और ऊंचे नीचे पहाड़ी वाले रास्ते पार किए थे। इन 10 दिनों में उनकी हालत खराब हो गई थी। कहीं किसी के कपड़ों पर कांटे लगे हुए थे तो किसी के बालों में पत्तियां। पहली बार वो सभी ऐसी जगह पर रह रहे थे जहां उनके पास न कुछ खाने को था और न ही कोई सोने की जगह थी। उन्होंने ये 10 दिन ऐसे ही परेशानियों में गुजारे थे। वो खड़ूस चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसे खूब गालियां दूं। उसने हमें ऐसी जगह भेजा जहां हर पल हमारी जान पर खतरा मंडराता रहता है। ये कहते हुए विक्रम जोर जोर से सांसें भर रहा था। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था, इसलिए वो अपने कैप से खुद को हवा दे रहा था। सच में यार, हमारी तो किस्मत ही खराब है। और कोई मुझे ये बताओ कि अब तक हमारे 30 किलोमीटर खत्म कैसे नहीं हुए। हमें चलते चलते 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन ये 30 किलोमीटर हैं कि खत्म ही नहीं होते। हर्षवर्धन, जिसकी गर्दन किसी जिराफ की तरह लंबी थी, उसने कहा, जो दूरी हमें तय करनी है वो 30 किलोमीटर से ज्यादा है। 30 किलोमीटर सिर्फ तब होती अगर हमें सीधे सीधे एक ही रास्ते पर चलना होता। लेकिन यहाँ तो हमें पहाड़ चढ़ने पड़ रहे हैं, नदियाँ पार करनी पड़ रही हैं, ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर चलना पड़ रहा है। इसलिए ये रास्ता 30 किलोमीटर से ज्यादा है, लकी ने उन्हें समझाते हुए कहा। जिस स्क्वाड में आरव था उसमें टोटल 20 स्टूडेंट्स थे। इस प्रैक्टिकल मिशन को स्टूडेंट्स ही पूरा कर सकते थे, इसलिए उनके साथ कोई भी टीचर नहीं आया था और न ही कोई मिलिट्री इंस्ट्रक्टर आया था। उन्हें सिर्फ एक मैप दिया गया था जिसे देखकर उन्हें आगे बढ़ना था। अभी तक के सफर की परेशानियों का सामना करते करते वो आदिवासियों जैसे लगने लगे थे। उनके चेहरे पर धूल मिट्टी लगी हुई थी और उनके पसीने से बदबू आ रही थी। मुझे लगता है इस नदी वाली घाटी को पार करने के बाद हम फूलों वाली घाटी के भी काफी करीब पहुंच जाएंगे, जहां हमें चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ने जाने को कहा था, विक्रम ने सबसे पहले मैप में देखकर कहा। क्लास मॉनिटर नेहा ने मैप को देखते हुए कहा, हम इस घाटी को पार कैसे करेंगे, उड़कर? ये तो कम से कम 10 मीटर चौड़ी है। अब उनके सामने एक पहाड़ी थी, वो इस पहाड़ के आखिरी छोर तक आ चुके थे और अब उन्हें अपने सामने वाली पहाड़ी पर जाना था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी इन दो पहाड़ियों के बीच में बहने वाली नदी। उसका बहाव काफी तेज था और उसे देखकर ही स्टूडेंट्स को डर लग रहा था। पानी जब चट्टानों से टकरा रहा था तो एक बहुत तेज आवाज आ रही थी और अगर गलती से उनमें से कोई भी इस नदी में गिर जाता तो वो सीधा इन चट्टानों से टकरा जाता। अब हम क्या करें? आधा रास्ता पार करने के बाद हार तो नहीं मान सकते ना, क्यों न हम सभी वापस चले जाए। हमारे अलावा 4 और ग्रुप हैं, हो सकता है कि वो ये मिशन पूरा कर दें, हरी ने कहा। जब तुम खुद ही हार मान रहे हो तो दूसरे लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो ये मिशन पूरा कर लेंगे, नेहा ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा। फिर तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें? हम में से तो किसी को भी उड़ना नहीं आता जो अपने पंख फैलाकर उस पार पहुंच जाए, हरी ने शिकायत करते हुए कहा। अरे हाँ श्वेता, तुम तो एक विंड एलिमेंट यूजर हो ना, तुम उस पहाड़ी पर कूदने की कोशिश क्यों नहीं करती? विराट ने एक लड़की जो 2 चोटी बनाए हुई थी, उससे कहा। विराट की बात सुनते ही इस श्वेता नाम की लड़की के चेहरे का पूरा रंग ही उड़ गया और उसने शर्माते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। अगर मैं गिर गई तो? हमारे पास रस्सियां हैं और दोनों पहाड़ियों पर पेड़ भी हैं, तो इस तरफ से कोई भी एक स्टूडेंट उस तरफ कूदकर बस ये रस्सियां किसी पेड़ से बांध दे तो हम आसानी से रस्सियों के जरिए उस तरफ पहुंच जाएंगे। नेहा ने जब ये कहा तो उसकी आंखों में चमक आ गई थी। श्वेता, क्या तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम में ये ग्रेड नहीं चाहिए? और तुम कूदोगी भी तो रस्सी के साथ। वैसे में अगर तुम दूसरी तरफ नहीं भी पहुंच पाई तो हम तुम्हें वापस खींच लेंगे। ये बिल्कुल बंजी जंपिंग की तरह है। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। श्वेता की बातों से साफ साफ नजर आ रहा था कि वो कितनी डरपोक थी। हमें एक विंड एलिमेंट यूजर की जरूरत है और तुम हमारी मदद ही नहीं कर रही हो। आखिर तुम कैसी मैजिशियन हो? एक वाटर एलिमेंट यूजर ने गुस्से में कहा। हमें किसी को भी कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, नेहा ने समझदारी से कहा। सब लोग अब भी सोच में पड़े हुए थे कि आगे क्या करेंगे कि तभी आरव की नज़र लकी पर गई जो उसके बगल में ही खड़ा हुआ था। लकी एलीट क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था, इसलिए सभी को उस श्वेता नाम की लड़की से उम्मीदें थीं जिसे विंड एलिमेंट में सबसे ज्यादा स्कोर मिले थे। लेकिन ये श्वेता नाम की लड़की तो बहुत डरपोक थी और उनकी मदद ही नहीं कर रही थी। ओ मेरे बंदर,
लकी, क्या तुम ये कर पाओगे? आरव ने लकी से पूछा। बड़े भाई, आपने कह दिया, मतलब हो गया, इसमें डरने की क्या बात है? लकी ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा। अच्छी बात है, तो फिर जाओ और सबको दिखाओ कि तुम में कितना दम है। लकी खड़ा हुआ और नेहा, विराट और हरी से बोला, मेरी कमर में रस्सी बांधो, मैं ये करने को तैयार हूं। हरी और विराट के चेहरे से ये साफ समझ में आ रहा था कि वो लकी को एक मामूली स्टूडेंट ही समझते थे। आखिर समझते भी क्यों न, एलीट क्लास में आने के बाद उसके ग्रेड एवरेज ही थे। उन्हें क्या फर्क पड़ता था कि लकी चाहे एवरेज हो या होशियार, यहां खड़े रहने से तो बेहतर था कि वो सामने वाली पहाड़ी तक कूदने की कोशिश करे। CH-31 मिस्टर सूर्यांश का फूल प्रूफ प्लान। जब नेहा ने लकी को ये कहते सुना, तब वो तुरंत लकी के कमर पर रस्सी बांधने लगी। वो 1 मिनट भी नहीं रुकी और तुरंत उसने रस्सी का एक छोर उसकी कमर पर बांध दिया। उसे लग रहा था कहीं लकी भी डर के मारे पीछे न हट जाए। चलो हटो, रास्ता दो। बाकी लोगों ने तुरंत ही लकी को ऑल दी बेस्ट कहा। उस पहाड़ी के छोर पर इतने सारे लोग खड़े हुए थे और हवा इतनी तेज थी कि वो सारे ठंड से कांप रहे थे। उनमें से सिर्फ लकी ऐसा लड़का था जिसने इतना खतरनाक काम करने की हिम्मत की थी। लकी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, अगर तुम उस पहाड़ी तक नहीं कूद पाए तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। आरव ने रस्सी का दूसरा छोर एक पेड़ के तने पर बांध दिया और अपने दोनों हाथों से उसे जोर से पकड़ लिया। लकी ने अपने आरव भाई की बात सुनकर मुस्करा दिया। अब लकी ने गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। किसी को नहीं पता था कि वो अपना स्टार पाथ कनेक्ट कर रहा था या फिर खुद को इस खतरे भरे काम के लिए तैयार कर रहा था। अचानक लकी ने आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई रही थी। ये थी उसके विंड एलिमेंट की चमक, जिससे उसकी आंखें लाइट ग्रीन हो गई थीं। उसकी बॉडी के चारों तरफ एक बहुत जोर की हवा चलने लगी और लकी के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल से वो हवा एक विंड ट्रेल में बदल गई, जो सीधा सामने वाली पहाड़ी की तरफ जा रही थी। वैसे तो ये ट्रेल किसी को नहीं दिखती, लेकिन उसकी वजह से जो धूल उड़ रही थी उससे सभी स्टूडेंट्स इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी विंड टनल को साफ साफ देख पा रहे थे। विंड ट्रेल फास्ट ट्राइड। जैसे ही लकी ने ये मैजिक स्पेल कास्ट की, उसकी बॉडी के चारों तरफ जो स्टार ट्रेल थे वो बेहद ब्राइट हो गए। हवा की जोर से आवाज आई और उन सभी के कपड़े इस हवा से फड़फड़ाने लगे। लकी की बॉडी अब किसी परछाई जैसी दिखने लगी थी, जो उसके खुद के बनाए इस विंड टनल में तेजी से गुजर रही थी और हर पल उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। पहाड़ी तक कूदना लकी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कूदो लकी, जल्दी कूदो। विराट, नेहा और हर्षवर्धन की नजरें लकी पर ही टिकी हुई थीं। और वो विंड एलिमेंट यूजर श्वेता, जो दूसरी तरफ कूदने से डर रही थी, उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। लकी पहाड़ी के आखिरी छोर तक पहुंचा और अपनी पूरी ताकत लगाकर दूसरी तरफ जाने के लिए कूदा। उसके कूदने से ही पहाड़ी के छोर पर एक पत्थर चकनाचूर हो गया। जब वो कूद रहा था, लकी ने खुले हाथों से इस जोर की हवा को गले से लगा लिया। ये हवा इतनी तेज थी कि उसके बाल और कपड़े सब उड़ गए थे। उसकी बॉडी अब दोनों पहाड़ियों के बीच में पहुंच चुकी थी और इसी पल में आरव ने रस्सी को जोर से पकड़ लिया, ताकि अगर लकी दूसरी तरफ न पहुंच पाए और घाटी में गिरने वाला हो, तो आरव उसे ऊपर खींचकर बचा ले। जो काम लकी कर रहा था उसमें बहुत खतरा था। अगर वो गलती से भी नीचे गिर जाता, तो उसकी डेड बॉडी भी कहीं नहीं मिलती। बाकी के 19 स्टूडेंट्स लकी को एकटक देख रहे थे। उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही थी। आखिरकार लकी उस सामने वाली पहाड़ी पर पहुंचने ही वाला था। कुछ ही पलों में उसका पैर सामने वाली पहाड़ी पर पड़ा और उसकी बॉडी रोल करते करते आगे की तरफ जाने लगी। आखिर में लकी सामने वाली पहाड़ी पर लगे हुए पेड़ से जाकर टकरा गया और एक जोर की आवाज आई। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। लकी ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, वो पहाड़ी के दूसरी तरफ खड़े स्टूडेंट्स को देखकर मुस्कुराने लगा। वो देखने में इतना फनी लग रहा था कि सब उसे देखकर हंसने लगे। उसके बाल हवा से बिखर गए थे और उसका चाहर धूल से भरा हुआ था। हालांकि वो देखने में बहुत फनी लग रहा था, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स अब उसे एवरेज नहीं मान रहे थे। अब उसकी इमेज बाकी सबके सामने बहुत अच्छी हो गई थी। 20 स्टूडेंट्स और उनमें से सिर्फ 4 विंड एलिमेंट यूजर्स थे और उनमें से भी सिर्फ लकी ही एक ऐसा लड़का था जिसने इतना खतरनाक काम करने की हिम्मत की थी। ऐसी सिचुएशन में बाकी विंड एलिमेंट यूजर्स के ज्यादा ग्रेड होने का भी कोई फायदा नहीं था। यहां तो सिर्फ हिम्मत की जरूरत थी। बहुत बढ़िया लकी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आरव ने सबसे पहले कहा। नेहा, विराट,
हर्षवर्धन और विक्रम भी लकी से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। लकी ने दूसरी तरफ वाली पहाड़ी के एक पेड़ पर रस्सी बांधी जिससे बाकी के 19 लोग भी उस पहाड़ी पर आ पाए। हम लोग भी उस तरफ आ रहे हैं। नेहा ने सबसे पहले रस्सी पकड़ी और दूसरी तरफ जाने लगी। नेहा के बाद बाकी लोग भी एक से एक करके घाटी के दूसरी तरफ पहुंच गए थे। ये उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की पहली सक्सेस थी। आखिरकार वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, यानी कि फूलों की घाटी। जैसे ही स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स ने वो नदी वाली घाटी पार कर ली, वैसे ही उसी जगह पर पेड़ों में छिपा हुआ एक आदमी निकलकर बाहर आया। वो बांस की टोपी पहने हुए था और उसके हाथ में एक स्कोर बोर्ड था। उसने वो सब कुछ लिख लिया जिसकी उसे जरूरत थी। फिर वो जंगल से निकलकर एक खाली घास के मैदान की तरफ बढ़ने लगा। 5 ग्रुप्स में से सिर्फ 3 ग्रुप्स ही इस टेस्ट में पास हो पाए हैं। उन ग्रुप्स में से एक विंड एलिमेंट यूजर था जिसका नाम शायद लकी था। उसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और थर्ड ग्रुप में एक विंड एलिमेंट यूजर लड़की है जिसका नाम श्वेता है। वो हद से ज्यादा डरपोक है। मैजिक करना तो दूर की बात है, उसने कोशिश भी नहीं की। बांस वाली टोपी पहने इस इंसान ने एक टेंट के अंदर जाते हुए कहा, अगर स्टूडेंट्स यहाँ होते तो उन्हें अपने प्रैक्टिकल टीचर्स और मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स को आराम से बैठे देखकर जोर से झटका लगता। वो सभी टेंट में बैठकर बढ़िया स्नैक्स खा रहे थे और अगर आजकल की लैंग्वेज में कहें तो चिल मार रहे थे। उस बांस वाली टोपी पहने इंसान की बात सुनकर मिस्टर सूर्यांश सोच में पड़ गए। उन्होंने विंड एलिमेंट यूजर्स में लकी नाम के किसी भी लड़के के बारे में कभी सुना ही नहीं था। जितना मिस्टर सूर्यांश को पता था, श्वेता जिसके बारे में वो जाने थे उसका मैजिक कल्टीवेशन हाई था। उसके ग्रेड्स विंड एलिमेंट यूजर्स में सबसे ज्यादा थे और उसे लगा था कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी। हाँ, लेकिन मैजिक कल्टीवेशन से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ एक फाउंडेशन है। लेकिन अपने दिमाग और साहस से ही एक मैजिशियन हर परेशानियों का सामना कर पाता है। एक तरफ जहां श्वेता, जिसके ग्रेड ज्यादा थे, वो डर कर पीछे हट गई थी, और वहीं लकी, जो एक एवरेज लड़का था, उसने हिम्मत दिखाई और अपने ग्रुप को आगे लेकर गया। बस यही तो अंतर था थ्योरी और प्रैक्टिकल में। इस लड़के का नाम लिख लो, हम इसे ए ग्रेड देंगे और अभी के लिए लड़की का नाम रहने दो, हो सकता है आगे चलकर वो भी कुछ कर दिखाए। मिस्टर सूर्यांश ने अपने बगल में बैठी हुई असिस्टेंट राशि से कहा। हाँ मिस्टर सूर्यांश। राशि ने तुरंत ही उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए लकी का नाम लिख लिया। मिस राशि मिस्टर सूर्यांश को पसंद करती थीं और अपने कामों से उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश भी करती रहती थीं। आप सभी बैटल मैजिशियंस को बखूबी पता है कि इन बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे करवाना है। हम सभी बेहद परेशान थे कि इस साल भी स्टूडेंट्स के ये 2 महीने बर्बाद हो जाएंगे और उन्हें कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ऐसा नहीं होने दिया। कई सालों बाद मैं फिर से इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से बहुत खुश हूं, भले ही उन स्टूडेंट्स को बाद में बुरा क्यों न लगे, मिस्टर वर्मा ने हंसते हुए कहा। हाँ, पहले हम स्टूडेंट्स को पहाड़ियों के बीच में सिर्फ एक मैप के साथ अपना रास्ता ढूंढने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें लगे कि इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में उन्हें कोई भी मदद नहीं दी जाएगी और उसके बाद हम छिप-छिप कर उनका पीछा करते हैं, ताकि इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान उनमें से सबसे अच्छे स्टूडेंट्स का पता लगा सके और उन्हें वैसे ही ग्रेड दे सकें। इससे बेहतर आइडिया तो कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग तो जीनियस हैं, मिस्टर वर्मा ने जोर से हंसते हुए कहा। हाँ, पिछले सालों जैसे बनावटी प्रैक्टिकल से तो ये आइडिया लाख गुना बेहतर है। इससे स्टूडेंट्स का टैलेंट और उनके मैजिक स्किल्स भी निखर जाएंगे और उन्हें बाहरी दुनिया के खतरों का भी अंदाजा हो जाएगा, जिसका आगे चलकर उन्हें सामना करना ही है। ऐसा मानिए ये 2 महीने उनके लिए इस पिक्चर का ट्रेलर है, मिस मीरा ने बाकी टीचर्स की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अगर उन 100 स्टूडेंट्स को पता चलता कि उनकी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उनके प्रैक्टिकल टीचर्स इन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स से मिले हुए थे, तो न जाने उन सब के कैसे कैसे एक्सप्रेशंस होते। उन्हें तो लग रहा था कि उनके प्रैक्टिकल टीचर्स इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और वो इसके सख्त खिलाफ हैं। लेकिन अगर उन्हें पता चलता कि वो उनकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन थे, जिन्होंने उन्हें इस मिशन पर भेजा है, यानी कि मिस्टर सूर्यांश, के साथ मिले हुए हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। टीचर्स और मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते थे। पिछले कुछ सालों से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के नाम पर स्टूडेंट्स का सिर्फ टाइम बर्बाद किया जा रहा था और उन्हें बाहरी दुनिया के खतरों के बारे में कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा था।
लेकिन मैजिशियंस के लिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि वो शहर के बाहर के इलाकों में जिंदा रह सकें और इसमें उनकी मदद सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही कर सकता था। अगर उन्हें अभी इस सिचुएशन में नहीं डाला जाता जहां वो खतरे को महसूस कर सकें तो फिर कभी भी इस खतरे से जिंदा नहीं बच पाते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि उनके सामने उन्हें बुरा-भला कहा जाए, ऐसी सिचुएशन में डाला जाए और फिर छिप-छिप कर उन पर नज़र रखी जाए ताकि उनके साथ कोई एक्सीडेंट न हो। तभी वो इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कुछ सीख पाएंगे और ऐसे खतरे वाले सिचुएशंस में भी अपना आपा नहीं खोएंगे और शांति से काम लेंगे। स्टूडेंट्स को ये सिखा पाना ही इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का असली मकसद था। मुझे भी लगा कि आप इतने बुरे हैं कि उन बच्चों को अकेले मिशन पर भेजेंगे और उन्हें प्रैक्टिकल में फेल भी कर देंगे, असिस्टेंट मिलिट्री इंस्ट्रक्टर मिस राशि ने कहा। आप अभी भी गलत ही सोच रही हैं, मिस राशि। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं करेंगे उन्हें पास नहीं किया जाएगा। मैं किसी को भी यहाँ फ्री में ग्रेड्स बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ सिर्फ उन्हीं को अच्छे ग्रेड्स दिए जाते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, मिस्टर सूर्यांश ने सीधा सीधा कहा। लेकिन ये तो एक मिशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्चे इस मिशन को पूरा कर दें। वो तो पहली बार बाहरी दुनिया में आए हैं और उनका ये मिशन पूरा कर पाना नामुमकिन है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर वो मोस्टर वाइन वाला इलाका ही पार कर लें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, मिस्टर वर्मा ने कहा। हाँ, अगर ये सच में कोई असली मिशन होता तो वो कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाते। उन बच्चों को तो रहने ही दो, कभी कभार तो यहाँ के मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स भी एक असली मिशन पूरा करने में नाकाम हो जाते हैं। फिर तो वो अभी बच्चे हैं, मिस्टर सूर्यांश ने एक स्माइल के साथ कहा। मिलिट्री इंस्ट्रक्टर भी इसे पूरा नहीं कर पाते? इसका मतलब क्या है? मिस्टर वर्मा ने असमंजस में पूछा। देखिए, बात ऐसी है कि हमने एक आंख वाले मैजिक वोल्फ की गुफा को स्टूडेंट्स का आखिरी डेस्टिनेशन बनाया है। हमें ये ध्यान रखना था कि कहीं वहाँ कोई मैजिकल बीस्ट तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स का टेस्ट भी लेना ज़रूरी है। इसलिए हमने वहाँ एक समनर को रखा है जो गुफा के बाहर छिपकर पहरा देगा। उस गुफा में कोई जंगली मैजिकल बीस्ट नहीं है, लेकिन एक पालतू बीस्ट जरूर है जिसे उस समनर ने अपने कंट्रोल में किया है। मिस्टर महेश ने खुश होकर अपने प्लान के बारे में सबको बताया। जैसे ही वहाँ बैठे सभी प्रैक्टिकल टीचर्स ने इस बारे में सुना, उनकी आंखों में चमक आ गई। इस बारे में तो उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। मिस्टर रमन, यानी कि टीचर्स के हेड, ये बात सुनते ही जोर जोर से तालियां बजाने लगे। स्मार्ट, आप तो कितने स्मार्ट हैं, ऐसा प्लान तो हम कभी सोच भी नहीं पाते, आपने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। प्रोफेसर मिश्रा भी हामी में सिर हिलाए जा रहे थे। हाँ, इतनी जल्दी हम स्टूडेंट्स को जंगली मैजिकल बीस्ट का सामना करने नहीं दे सकते, क्योंकि वो बेहद खतरनाक हो सकता है और कई स्टूडेंट्स की जान भी जा सकती है। लेकिन ये प्रैक्टिकल्स भी इसलिए करवाए जाते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को मैजिकल बीस्ट का सामना करने के लिए तैयार कर सकें, और वो अगर अभी किसी मैजिकल बीस्ट का सामना नहीं करेंगे तो इन प्रैक्टिकल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए गुफा के बाहर उस समनर को और अंदर एक पालतू बीस्ट को रखना बहुत शानदार आइडिया है। सिर्फ इसी तरीके से वो एक मैजिकल बीस्ट का सामना भी कर पाएंगे और साथ ही साथ सेफ भी रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर सूर्यांश, जो आपने इतने इफेक्टिव प्रैक्टिकल टेस्ट का आइडिया दिया। मेरा मानना है कि आगे चलकर इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, प्रोफेसर मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, आप मुझे शुक्रिया क्यों कर रहे हैं? ये सब करना तो मेरा फर्ज था। हाँ, मुझे याद आया, गुफा में तो एक ही पालतू बीस्ट है और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर सारे के सारे 100 स्टूडेंट्स मिल गए और उन्होंने वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते, मेरा मतलब है कि अगर उन्होंने उस पालतू बीस्ट को मार गिराया तो मिस मीरा ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। शांत हो जाइए, मिस मीरा। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ही सोच रही हैं। स्टारलाइट मैजिक स्कूल के हमारे 20 साल के एक्सपीरियंस में हमने आज तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा जो मैजिकल बीस्ट को पहली बार देखते ही उससे लड़ाई करते समय अपना मैजिक इस्तेमाल भी कर पाए हो। लेकिन फिर भी अगर हम एक बार को सोच भी लें कि स्टूडेंट्स मैजिकल बीस्ट के सामने अपना मैजिक यूज़ कर भी लेते हैं, तो वो अभी सिर्फ अपना प्राइमरी रैंक का फर्स्ट लेवल स्किल ही इस्तेमाल करना जानते हैं, जिससे उस पालतू बीस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, मिस्टर वर्मा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। हाँ, सबसे स्ट्रोंग एलिमेंट है समनिंग और फायर। सिर्फ विराट, जो पूरी एलीट क्लास में अकेला समनिंग एलिमेंट यूज़र है, वो पालतू बीस्ट को थोड़ी टक्कर दे सकता है
और फायर बस्ट तो सिर्फ छोटे मोटी चोट ही दे सकता है, जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मिस्टर रमन ने हंसते हुए कहा। फिर सारे टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स एक एक करके हंसने लगे। उन्हें सारे स्टूडेंट्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स के बारे में सब कुछ मालूम था। इस बार के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का मिशन पूरा करना लगभग नामुमकिन था। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि स्टूडेंट्स इस मिशन के दौरान नई चीजें सीखें, जो उन्हें स्कूल की थ्योरी क्लासेस में सीखने को नहीं मिलती थीं। कम से कम उन्हें इस मिशन से एक नया एक्सपीरियंस तो मिल ही सकता था। मिस मीरा बाकी टीचर्स के साथ नहीं हंस रही थीं। वो कुछ दूरी पर मौजूद उस घाटी की तरफ देख रही थीं, जहां कोहरा छाया हुआ था। आरव के पास पूरे साल एक स्टार डस्ट मैजिक टूल था। कहीं उसका फायर एलिमेंट अगले लेवल पर तो नहीं पहुंच गया? और अगर जो मैं सोच रही हूं वो सही है, तो सिर्फ वही एक स्टूडेंट है जो उस पालतू बीस्ट को सच में मार सकता है। जिसके बाद वो इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी मिस्टर सूर्यान से उनका मैजिक इक्विपमेंट ले सकता है। मिस मीरा ने मन ही मन सोचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपना सिर हिलाया। एक इतने खूंखार दिखने वाले मैजिकल बीस्ट के सामने मैजिक स्पेल कास्ट कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसमें तो अच्छे अच्छों की भी बैंड बज जाती थी। मिस मीरा सिर्फ इतना चाहती थीं कि एलीट क्लास के सारे बच्चे इस मिशन के दौरान सेफ रहें। उन्हें कोई चोट न लगे और उन्हें मैजिकल बीस्ट को भी मारने की कोई जरूरत नहीं थी। CH-32 डिमोनिक वाइन्स। मिस्टर सूर्यांस ने कहा था, अगर स्टूडेंट्स सिर्फ अपना मैजिक भी कास्ट कर लेते हैं, तो वो उन्हें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एक ग्रेड दे देंगे। वैसे भी इतने सालों से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में इंस्ट्रक्टर्स द्वारा दिए जाने वाला सबसे हाईएस्ट ग्रेड ए था। एस ग्रेड तक तो कोई भी स्टूडेंट आज तक पहुंच ही नहीं पाया था। एस ग्रेड पाने के लिए किसी को स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी होती थी। उस खतरनाक घाटी को जैसे तैसे पार करने के बाद और घास के मैदान से निकलने के बाद आखिरकार स्टूडेंट्स फूलों की घाटी में पहुंच गए। फूलों की घाटी में अंदर जाने के लिए कई अलग अलग रास्ते थे। अगर स्टूडेंट्स बीच में पड़ने वाले नाले को पार करते, तो उन्हें संकरे और घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ता। इन रास्तों पर चलना बेहद मुश्किल था। ये कैसे ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं। यहाँ हमें चलते चलते कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सीधे और अच्छे रास्ते हमें नहीं मिले हैं। न जाने ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब खत्म होगा, एक नाजुक सी लड़की ने धीमी आवाज में कहा। ऊबड़-खाबड़ रास्ते तो ठीक हैं, लेकिन उनमें ऐसे पेड़ पौधे क्यों हैं, जिनकी जड़ें लटकती ही रहती हैं? इन्हें देखकर तो मुझे घिन आती है, दूसरी लड़की ने कहा। कुछ दूरी से देखने पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहां बहुत सारे सांप छोड़ दिए हैं। इस संकरे रास्ते पर कुछ पेड़ों की जड़ें और झाड़ियां फैली हुई थीं। कुछ डरपोक लड़कियों को तो उन्हें देखकर ही डर लग रहा था। अरे, ये सिर्फ कुछ टूटी हुई झाड़ियां ही तो हैं, इसमें इतना डरने की क्या बात है? चलो, मेरे पीछे आओ, विक्रम ने किसी हीरो की तरह अपना सीना चौड़ा करके आत्मविश्वास से कहा। आखिर यही तो वो सुनहरा मौका था, जब वो क्लास की सारी लड़कियों को इम्प्रेस कर सकता था। अपने भारी भरकम शरीर के साथ उसने उन झाड़ियों में आगे बढ़ना शुरू किया। ऐसे रास्तों पर चलने के लिए उसकी बॉडी सबसे बेहतर थी। वो इतना बड़ा था कि बाकी आने वाले लोगों के लिए पूरा रास्ता साफ कर देता था, और अगर वो इन झाड़ियों को पार कर लेता तो फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उसके पीछे आसानी से इन्हें पार कर लेते। अरे, कोई मेरी मदद करो, इन झाड़ियों ने मुझे जकड़ लिया है। अचानक ही सभी को विक्रम की आवाज सुनाई दी। बाकी स्टूडेंट्स उसकी आवाज सुनकर 2 कदम पीछे हट गए। फिर उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये झाड़ियां तो खुद से ही हिल सकती थीं। जैसे ही विक्रम ने इनके बीच में पैर रखा, उन झाड़ियों ने तुरंत ही मोटे विक्रम को जकड़ लिया और उसे हवा में उल्टा लटका दिया। आखिर ये कैसी झाड़ियां हैं? ये क्या है? अरे, इन झाड़ियों ने तो विक्रम को जकड़ लिया है। मैंने तो ऐसी झाड़ियां आज तक नहीं देखी, एक स्टूडेंट ने कहा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम लोग ऐसी झाड़ियां रोज ही देखते हों। अब हम क्या करेंगे? यहां तक तो जैसे तैसे पहुंच गए। अब इतनी खतरनाक झाड़ियों से कैसे निपटेंगे? सभी स्टूडेंट्स में हलचल मच गई और सभी उन झाड़ियों पर अपने अपने ओपिनियंस देने लगे। इन झाड़ियों में ऊपर से लेकर नीचे तक कांटे लगे हुए थे। जब उन्होंने विक्रम को जकड़ा तो उसकी पूरी बॉडी पर कांटे चुभने लगे थे और जगह से उसका खून बह रहा था। ये देखकर श्वेता जैसी कई लड़कियां बहुत घबरा गईं और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगीं। उन्हें लग रहा था कि आज ये झाड़ियां उन्हें नहीं छोड़ेंगी। अरे, तुम लड़कियां चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारे चिल्लाने से क्या होगा? ये झाड़ियां विक्रम को छोड़ देंगी क्या?
चुप करो तुम सभी, विराट ने गुस्से में उन डरपोक लड़कियों से कहा। अपनी बात खत्म करके वो जहां पहले खड़ा था वहीं जाकर वापस खड़ा हो गया। फिर उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कीं। आंखें बंद करने पर उसके माथे के पास उसे अपना पहला स्टार दिखने लगा। उसके आसपास लाइट ग्रे लाइट आ गई थी जिसे देखकर सब हैरान रह गए। एक के बाद एक उसके सामने स्टार्स आते गए और वो उन्हें कंट्रोल करके एक दूसरे से लिंक करता गया। आधे सेकंड से भी कम समय में उसने अपना स्टार पाथ बना लिया था, जिसने स्पेस में दरार लाना भी शुरू कर दिया था। आवू डायमेंशनल समनिंग। जैसे ही विराट ने अपनी समनिंग मैजिक स्पेल कास्ट की, एक स्पिरिट वुल्फ दरार से निकला और सीधे उन झाड़ियों की ओर जाने लगा। इससे पहले सिर्फ एक बार ही स्टूडेंट्स ने विराट को अपना डायमेंशनल समनिंग स्किल इस्तेमाल करते हुए देखा था। आज जब फिर उन्होंने विराट को मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए देखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसी सिचुएशन में भी वो विराट से बहुत इम्प्रेस थे और वही लड़कियां जो कुछ देर पहले तक जोर जोर से चिल्ला रही थीं, अब विराट को प्यार भरी नजरों से देखने लगी थीं। देखते ही देखते वो स्पिरिट वुल्फ विराट की कमांड पर पलक झपकते ही उन झाड़ियों के पास पहुंच गया, जो अब भी विक्रम को जाकड़े हुए थी और उसके शरीर से लपालप खून टपक रहा था। स्पिरिट वुल्फ ने उस झाड़ी को दांतों से काटना शुरू किया जो विक्रम को हवा में लटकाए हुए था, लेकिन वहां एक नहीं बल्कि कई सांप की तरह दिखने वाली झाड़ियां थी। स्पिरिट वुल्फ के काटने के बाद भी उस झाड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अगल बगल से और भी झाड़ियों ने स्पिरिट वुल्फ पर ही हमला करना शुरू कर दिया था। ये झाड़ियां असल में प्लांट एलिमेंट की डेमोनिक वाइन्स थीं, जिन्हें स्पिरिट वुल्फ के काटने या फिर अपने पांचों से हमला करने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सभी कुछ ही देर में वापस पहले जैसे ही हो जाते थे, लेकिन फिर भी स्पिरिट वुल्फ के हमले बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, जिस वजह से वो सभी कुछ सेकंड के लिए रुक जाती थी, लेकिन फिर से विक्रम को यहाँ वहाँ खींचने लगती थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचा लो। विक्रम अब जोर जोर से चिल्लाने के साथ रोने भी लगा था, लेकिन उसका रोना सुनते ही उन डेमोनिक वाइन्स ने विक्रम का मुंह झाड़ियों से बंद कर दिया, जिससे उसकी आवाज दब गई। ये सब खून खराबा देखकर क्लास के बाकी बच्चों की हालत भी टाइट हो गई थी। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब ना ही उन्हें ग्रेड से मतलब था और ना ही किसी चीज से, उन्हें सिर्फ इन डेमोनिक वाइन्स से खुद को बचाना था। स्पिरिट वुल्फ के हमलों से भी इन डेमोनिक वाइन्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर वो लोग अब इन वाइन्स को कैसे रोकेंगे? ऐसे ही चलता रहा तो ये डेमोनिक वाइन्स एक एक कर हम सभी को अपने पास खींच लेंगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई मुझे बचाओ, ये डेमोनिक वाइन्स तो मुझे भी खींच रही हैं। एक और जोर की आवाज आई और उन लोगों ने देखा कि सिर्फ विक्रम को पकड़कर इन डेमोनिक वाइन्स को शांति नहीं मिल रही थी। इन्होंने एक दुबली पतली सी लड़की को भी पकड़ लिया था। काव्या नाम की इस लड़की को उन वाइन्स ने उसके पैरों से पकड़ लिया था और अब उसे बाकी सारी लड़कियों से दूर घसीटते हुए ले जा रहे थे। काव्या एक वोटर एलिमेंट यूजर थी और परेशानी तो ये थी कि वो इतनी डरी हुई थी कि कोई मैजिक स्पेल कास्ट करना तो दूर, वो अपने स्टार्स भी एक दूसरे से लिंक नहीं कर पा रही थी। तुम घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ, क्लास मॉनिटर नेहा ने चिल्लाया और कुछ ही पलों में नेहा की बॉडी के चारों तरफ एक फायर एलिमेंटल स्टार पाथ बनने लगा। नेहा तो पहले से ही गुस्से वाली थी, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से उसे और गुस्सा आ रहा था और ये उसके मैजिक में सबको दिखाई दे रहा था। फायर बर्स्ट मैजिक स्पेल कास्ट करते ही नेहा के हाथ में फायर फ्लेम्स आई जो उसने तुरंत ही डेमोनिक वाइन्स की तरफ फेंक दी। जैसे ही ये फायर फ्लेम्स डेमोनिक वाइन्स में जाकर लगीं, वो सभी अगले पल ही जलने लगे। फायर फ्लेम्स से सारी वाइन्स पूरी तरह झुलस गईं और जैसे जैसे फायर फ्लेम्स बढ़ती गईं, वैसे वैसे ही डेमोनिक वाइन्स उनका शिकार होते गए। देखने से ही समझ आ रहा था कि ये डेमोनिक वाइन्स फायर फ्लेम्स से बहुत डरती थीं। फायर फ्लेम्स डेमोनिक वाइन्स की कमजोरियों में से एक था। जैसे ही नेहा ने फायर बर्स्ट स्पेल कास्ट की, वो ऐसे पीछे हटने लगी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। जैसे ही डेमोनिक वाइन्स ने विक्रम पर अपनी पकड़ ढीली की, वैसे ही वो जमीन पर जा गिरा। किस्मत से वो अपने गोलमटोल पेट के बल गिरा था, नहीं तो उसके चेहरे की हालत ही खराब हो जाती। बहुत बढ़िया क्लास मॉनिटर, फायर एलिमेंट बाकी एलिमेंट के मुकाबले बेहतर है। देखो, वो सभी डेमोनिक वाइन्स कैसे दुम दबाकर भाग गए। हमारी क्लास मॉनिटर के तो क्या ही कहने। जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स ने उन डेमोनिक वाइन्स को पीछे हटते हुए देखा, वो एक एक करके नेहा की तारीफों के पुल बांधने लगे। विराट, जो एक समनिंग एलिमेंट यूजर था, नेहा की तारीफ सुनकर मुंह बनाने लगा था। उसे नेहा से जलन हो रही थी,
पेड़ पौधों के अंदर पहले से ही चोटों से क्विक हिल हो जाने की इनबिल्ट पावर होती थी। ये एक ऐसी चीज थी जिसे विराट चाहकर भी नहीं बदल सकता था। आरव भी साइड में खड़ा रहकर ये सब देख रहा था, लेकिन उसने अपने फायर स्पेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी क्लास मॉनिटर नेहा ने उन डेमोनिक वाइन से सबको छुटकारा दिला ही दिया था, तो उसे अभी के लिए अपना टैलेंट शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक बात और थी, नेहा का फायर बर्स्ट अब भी फर्स्ट लेवल पर ही था, लेकिन आरव का फायर बर्स्ट उस दिन ही दूसरे लेवल पर पहुंच गया था, जब वो यहाँ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आया था। ये तो सिर्फ मामूली सी डेमोनिक वाइन्स थीं। इनके लिए मुझे अपना मैजिक यूज करने की क्या जरूरत, और वैसे भी मुझे अपनी पावर आगे की मुसीबतों के लिए बचाकर रखनी है, आरव ने सोचा। नेहा की फायर बर्स्ट स्पेल की पावर चारों तरफ फैल गई थी, जिससे जितनी भी डेमोनिक वाइन्स जो लड़कियों पर हमला करना चाहती थीं, वो तुरंत ही पीछे हट गईं। ऐसे वक्त पर ही फायर एलिमेंट की पूरी पावर अच्छे से इस्तेमाल होती थी। फायर बर्स्ट का असर इन वाइन्स पर बाकी सारे एलिमेंट से कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था। नेहा, फायर एलिमेंट वाली लड़की, ये लड़की तो मुझे शुरू से ही पसंद है, हेड मिलिट्री इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश ने अपने मोजिसिन्स को मूंछों पर ताव देते हुए कहा। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ग्रुप को सबसे तेज होना चाहिए। उसमें कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर वर्मा ने कहा। फर्स्ट ग्रुप के फायर एलिमेंट यूजर्स किसी भी काम के नहीं हैं। डेमोनिक वाइन्स के सामने उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, और वो मैजिक स्पेल कास्ट करने की जगह किसी मूर्ति की तरह वहां खड़े हुए थे। आखिर में एक आदित्य नाम के लड़के ने अपने फायर एलिमेंट मैजिक का इस्तेमाल करके डेमोनिक वाइन्स को राख में बदल दिया था। ये तो आपने सही कहा कि वही सबसे जल्दी फूलों की घाटी पहुंचे थे। कुछ ही देर में उनका सामना एक पालतू वोल्फ बीस्ट से होगा। आखिर उनका असली टेस्ट उनके सामने आने ही वाला है, प्रोफेसर ने कहा। पालतू बीस्ट स्टूडेंट्स को किसी तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन स्टूडेंट्स को चोट तो लगनी ही है। अगर उनकी 12 हड्डियां भी टूट जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पालतू बीस्ट और उसका मालिक दोनों ही आपके स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से पेश आएंगे, मिस राशि ने कहा। अगर ऐसा है तो हमें एक बार उस समनर को फोन करके याद दिला देना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को ज्यादा चोट लगी तो इससे उनके यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स पर बुरा असर पड़ेगा। जंगल में फोन के सिग्नल नहीं मिलते, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एजे को इस सिचुएशन की सीरियसनेस अच्छे से पता है, मिस्टर महेश ने कहा। एजे, ये तो वही लाइटनिंग एलिमेंट यूजर है न जिसकी कुछ समय पहले मौत हो गई थी, मिस मीरा ने हैरान होकर पूछा। मिस्टर सूर्यांश ने हंसते हुए कहा, वो तो सब बनावटी बातें हैं। वो हमारे स्नोई पिक माउंट स्टेशन के इकलौते इंसान हैं जो एक आंख वाले मैजिक वोल्फ की गुफा में जाते हैं। हाँ, और आप सही सोच रही हैं। ब्लू ब्रेसलेट भी असली है, वो उस गुफा के अंदर ही है। मिस मीरा ये सब बात सुनकर भी चुप थीं। इस मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ने तो हर जगह स्कीम्स फिट करके रखी हुई थीं। अब मिस मीरा को चिंता हो रही थी कि स्टूडेंट्स वहां सेफ रहेंगे भी या नहीं। जिस फूलो घाटी में स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए गए थे, वो बेहद खूबसूरत थी। इसके एक तरफ झील थी जो दूर से किसी इंसान के हाथ के आकार जैसी दिखती थी, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा माउंटेन पास था। वो गुफा ठीक माउंटेन पास के बाहर थी जहां पहले एक आंख वाला मैजिक वोल्फ रहता था। अगर कोई फूलों की घाटी के बीचों बीच खड़ा होता तो उसे आसानी से ये गुफा दिख जाती। जो इंसान फर्स्ट ग्रुप को लीड कर रहा था, जाहिर सी बात है वो वाइस क्लास मॉनिटर आदित्य था। इस बार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आदित्य ने अपने टैलेंट और स्किल से ग्रुप के हर एक स्टूडेंट को इम्प्रेस कर दिया था। लड़कियां तो इन 10 दिनों में उसकी दीवानी हो गई थीं और पूरे टाइम उसके आगे पीछे घूमती रहती थीं। उनका ग्रुप फूलों की घाटी इतनी जल्दी सिर्फ आदित्य की वजह से ही पहुंच पाया था। अगर आदित्य उनके ग्रुप में न होता तो वो लोग शायद ही कभी यहां तक पहुंच पाते। देखो, वो रही गुफा है जिसके बारे में चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश ने हम सबको बताया था। मुझे तो लगता था ये मिशन थोड़ा मुश्किल होगा, हमें इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा, लेकिन हम तो आसानी से डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। देखना, अब हमें इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एक ग्रेड मिल जाएगा, हरमन ने जोर से हंसते हुए कहा। हरमन बहुत अच्छे से जानता था कि उसे कब, कहाँ और कैसे बोलना है। पिछले साल एनुअल एग्जामिनेशन के वक्त उसने ऐसी तरकीब लगाई थी कि वो सीधा एलीट क्लास में जाकर फिर से आदित्य का चमचा बन गया था। संभल कर, मिशन इतना आसान नहीं हो सकता, हमें बहुत सावधान रहना होगा, आदित्य ने कहा।
आदित्य एक बड़ी फैमिली में पला बड़ा था। उसके पास नॉलेज भी था और उसकी फैमिली के लोगों का अनुभव भी। वो अच्छे से जानता था कि ये मिशन इतनी आसानी से पूरे नहीं किए जा सकते थे। आदित्य 20 स्टूडेंट्स के स्क्वाड को लीड कर रहा था। वो सभी लोग माउंटेन पास के बगल वाली खड़ी चोटी पर चढ़ रहे थे ताकि उस गुफा तक पहुंच सकें। वहीं माउंटेन पास के बाहर एक छोटा सा झरना था जिसका तालाब लगभग आधा भरा हुआ था। अब उन्हें गुफा नजर आने लगी थी। उसके अंदर जाने का रास्ता बहुत ही बड़ा था, जितना उनके शहर के नीचे सबवे पैसेज था, लगभग उतना ही बड़ा। गुफा के अंदर सिर्फ और सिर्फ काला गहरा अंधेरा था। इस अंधेरे ने इन लोगों में ऐसा खौफ पैदा किया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। गुफा के अंदर से ऐसी हवा आ रही थी जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुछ बुरा होने वाला हो। सारे स्टूडेंट्स को वहां से वापस जाने का मन कर रहा था, लेकिन अच्छे ग्रेड्स के लालच में वो चुप खड़े रहे। क्यों न हम अंदर जाने से पहले कुछ और लोगों के आने का इंतजार कर लें? किरण ने शर्माते हुए पूछा। हाँ, मैं भी यही सोच हूं कि हम दूसरे ग्रुप के आने तक थोड़ी देर रुक जाते हैं। मुझे भी ये देखने में बहुत डरावना लग रहा है, दूसरे स्टूडेंट ने कहा, जो हमेशा से ही डरपोक था। किसी को भी नहीं पता था कि उस गुफा के अंदर क्या था। अगर उसके अंदर सच में कोई मैजिकल बीस्ट हुआ तो वो अपनी जान भी गंवा सकते थे। 20 स्टूडेंट्स का ये ग्रुप आपस में बात ही कर रहा था कि तभी कुछ ही दूर पर एक और ग्रुप गुफा की तरफ आने लगा। ये तो थर्ड ग्रुप जैसा लग रहा है। अच्छी बात है, किरण ने खुश होते हुए कहा। फर्स्ट और थर्ड ग्रुप में आदित्य और विराट के कारण सबसे हाई कॉम्बैट पावर थी। ये देखकर कि थर्ड ग्रुप उनसे कहीं ज्यादा धीमा चल रहा था, आदित्य मन ही मन मुस्कराने लगा। हालांकि विराट और आरव दोनों को ही एनुअल एग्जामिनेशन में एस ग्रेड मिला था, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आखिर आदित्य ही इकलौता स्टूडेंट था जिसे सिंह फैमिली का शिष्य होने के सारे फायदे मिले थे, जो अब उसके इन प्रैक्टिकल्स में भी काम आने वाले थे। CH-33, एक आंख वाला वुल्फ। कुछ ही देर में फर्स्ट और थर्ड स्क्वाड एक दूसरे से मिल गई। शायद बाकी 3 स्क्वाड्स डेमोनिक वाइन्स लेवल पार नहीं कर पाई थी, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो घाटी वाले लेवल पर ही एलिमिनेट हो गए होंगे। विंड एलिमेंट यूजर्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर घाटी के एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगा सके। सब लोग साथ में अंदर चलते हैं। लाइट एलिमेंट यूजर्स, तुम्हारा काम आ गया है, जल्दी से अपने बल्ब चलाओ। जैसे ही हरमन ने इतने सारे लोगों को देखा, उसके अंदर हिम्मत आ गई। उसका बात करने का बेढंगी तरीका नहीं बदला था। हरमन की बात सुनते ही सारे लाइट एलिमेंट यूजर्स कंप्लेन करने लगे कि वो उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। उनकी प्राइमरी स्पेल का निकनेम ही था मूविंग लाइट बल्ब। लाइट एलिमेंट यूजर्स ने अपनी मैजिक स्पेल कास्ट की और उस अंधेरी गुफा में थोड़ा सा उजाला कर दिया। रोशनी में भी वो गुफा डरावनी ही लग रही थी और उसके अंदर के हिस्सों में अब भी अंधेरा छाया हुआ था, जिसे देखकर सबके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। विंड एलिमेंट यूजर्स, ग्रुप के आगे बढ़ो और जाकर रास्ता ढूंढो। तुम लोगों के पास विंड ट्रेल स्पेल्स हैं। अगर तुम्हें वहां कोई खतरा महसूस हुआ तो तुम जल्दी भाग सकते हो और हमें भी उसके बारे में पहले से बता सकते हो, क्योंकि आदित्य सिंह फैमिली शिष्य था, जो सबसे पुरानी मैजिक फैमिली में से एक थी। उसे बखूबी मालूम था कि किसे क्या काम देना है। उसे इन सब की ट्रेनिंग पहले से ही दे दी गई थी। विंड एलिमेंट यूजर्स ने आदित्य की बात सुनी और आगे कुछ भी नहीं कहा। हरमन, श्वेता और सनी ग्रुप के आगे आने लगे। बड़े भाई आरव, मैं रास्ता ढूंढने में बाकी विंड एलिमेंट यूजर्स की मदद करने आगे जा रहा हूं। आप उधर क्या देख रहे हैं? लकी एक विंड एलिमेंट यूजर था और उसे जो काम दिया गया था वो करने के लिए आगे जा रहा था। गुफा के अंदर इतने ज्यादा लोग थे कि किसी एक स्टूडेंट को लीडर बनाना बहुत जरूरी था। अगर गुफा के अंदर वो किसी परेशानी का सामना करते और उनका लीडर नहीं होता, तो उन सब में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होती और कुछ बुरा भी हो सकता था। इसलिए आदित्य का सबको लीड करने का फैसला बिल्कुल सही था। आरव अब भी गुफा के बाहर ही खड़ा था और बड़े ध्यान से माउंटेन पास के सामने वाले उस छोटे से तालाब की तरफ देखे जा रहा था। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, इसलिए तालाब में पानी भरा होना लाजमी था। लेकिन आरव ने एक अजीब बात पर गौर किया। ध्यान से देखो, पानी अभी जितना है, कुछ देर पहले तक उससे ज्यादा था। कोई भी देखकर बता सकता है कि कुछ देर पहले ही इसका पानी कम हुआ है। लेकिन कल से तो लगातार बारिश हो रही है, इतनी जल्दी पानी का लेवल इतना ज्यादा नहीं गिर सकता। आरव बुदबुदाया।
क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट स्क्वाड के लोगों ने इसका कुछ पानी पी लिया हो? लकी ने सोचते हुए कहा। हम सभी ने झील में से इतना पानी ले लिया था कि अगले 10 दिनों के लिए भी हमें पानी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और कोई भी उल्टा इस तालाब में पानी लेने क्यों जाएगा? आरव ने कहा। हेड इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि इस जगह पर पहले एक आंख वाले मैजिक वोल्फ का पूरा झुंड रहता था। ये जो तालाब दिख रहा है, वो सभी यहीं से पानी पीते थे, और इस तालाब का वाटर लेवल पिछले कुछ घंटों में ही कम हुआ है, और पानी के निशान अब भी वहां हैं, आरव ने सोचते हुए कहा। लकी बेवकूफ नहीं था। जो आरव कहना चाह रहा था उसे अच्छे से समझ में आ रहा था। आरव की बात सुनकर डर से उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। बड़े भाई आरव, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अब भी उन एक आंख वाले मैजिक वोल्फ्स का पूरा झुंड है, और वो सभी कुछ देर पहले ही इस तालाब से पानी पीने आए थे, है ना? लकी ने डर के मारे कांपते हुए पूछा। पानी का लेवल जितना ज्यादा कम हुआ उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो यहाँ रहने वाला मैजिकल बीस्ट बहुत बड़ा है, या फिर यहाँ एक से ज्यादा मैजिकल बीस्ट हैं, आरव ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा। लकी डर के मारे कांपने लगा। तुम जाओ, हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही जग्गा जासूस बनने की कोशिश कर रहा हूं। तुम परेशान मत हो, आगे जाकर अपना काम करो, आरव ने लकी को समझाते हुए गुफा में जाने वाले लोगों के साथ जाने को कहा। लकी भागते हुए ग्रुप के आगे पहुंचा और वहां जाकर आदित्य, विराट और नेहा को वो सब कुछ बताने लगा जो आरव ने उससे कहा था। लेकिन इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, गुफा के अंदर से एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लगा जैसे वो गंदी बदबू की लहर उनकी तरफ ही आ रही हो, और वो सब उसमें डूबने वाले हों। आवू वू 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 वू, आवू वू 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 वू। जैसा उन्हें लगा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनके बाल और कपड़े सामने से आ रही हवा की वजह से बिखर गए थे, और उनके चेहरे पर भी कुछ गीला गीला सा लगा हुआ था। गुफा की गहराइयों से दो बेहद डराने वाली आवाजें आईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। कुछ ही पलों में सब समझ गए थे कि वो गंदी बदबू क्या थी और उनके चेहरे पर गीला गीला क्या लगा हुआ था। हे भगवान, वो मैजिकल बीस्ट की लार थी, जो उसके गुर्राने से उन सबके चेहरे पर आ गई थी। सारे के सारे 40 स्टूडेंट्स पूरी तरह से शॉक हो गए थे और डर के मारे मानो ठंडे पड़ गए थे। अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरते थे, आज वो उनके सामने है। मैजिकल बीस्ट। ये एक मैजिकल बीस्ट था। स्कूल में उन्हें रेगुलरली मैजिकल बीस्ट के बारे में पढ़ाया जाता था। उन्होंने कई बार मन ही मन में मैजिकल बीस्ट के साथ अपने फ्यूचर बैटल्स के बारे में सोचा था। लेकिन जैसे ही गुफा की गहराइयों से उन्हें अपने तरफ गिरती हुई दो डरावनी आंखें महसूस हुईं, उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लाइट एलिमेंट यूजर्स की लाइट अब भी चल रही थी, जिससे गुफा में उजाला था। अचानक ही अंधेरे से एक नीले रंग के बालों वाला पैर उनके सामने आया, जिसके पंजे चाकू की धार से भी तेज नजर आ रहे थे। इसके बाद उसका सिर बाहर आया। लाइट एलिमेंट यूजर्स की लाइट की मदद से सबने देखा कि एक असली मैजिकल बीस्ट कितना खूंखार होता है। उसके दांत ऐसे लग रहे थे मानो जैसे कोई तेज धार वाली मशीन हो, और उसके मुंह से हरे रंग की लार टपक रही थी। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कितना भूखा है। इस खतरनाक और खूंखार वोल्फ की गर्दन ऊंट की गर्दन से भी लंबी थी, और साफ साफ दिख रहा था कि ये किसी आम वोल्फ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी बॉडी से पता चल रहा था कि इसके मसल्स कितने स्ट्रांग थे। इसकी पूरी बॉडी डार्क ब्लू फर से ढकी हुई थी, जो बिल्कुल सुई जैसा नुकीला लग रहा था। मैजिकल बीस्ट उन 40 स्टूडेंट्स के सामने खड़ा था। उसकी आंखें उन्हें ऐसे देख रही थीं मानो आज तो उसकी दावत खुद ही उसके सामने चलकर आई हो। भागो यहां से, किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल सारे स्टूडेंट्स डरी हुई मुर्गियों की तरह यहाँ वहां भागने लगे, गिरते पड़ते गुफा से बाहर निकालने की जल्दी में एक दूसरे से टकराते कराते, धक्का मुक्की करते हुए जैसे तैसे वो गुफा से बाहर निकले। जल्दी भागो सब, तुम अभी भी मूर्ति बनकर वहां पर क्यों खड़ी हो? लकी ने किरण की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी डर के मारे अंदर ही खड़ी हुई थी। वहां से एक कदम भी नहीं हिल नहीं रही थी। लकी ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और मैजिक स्पेल कास्ट करने लगा। विंड ट्रेल्स। जब आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो ये काम ही नहीं कर रहा। लकी अपनी मैजिक स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो अपनी मैजिक स्पेल कास्ट कर ही नहीं पा रहा था।
उसने इस एक साल में मैजिक स्पेल कास्ट करने की इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि वो आसानी से अपना स्टार पाथ पूरा कर लेता था, और इसलिए लकी को ऐसा लगने लगा था कि मैजिक करने में वो अच्छा हो गया है। लेकिन आज, जब वो एक खूंखार मैजिकल बीस्ट से वो 20 मीटर की दूरी पर खड़ा था, तो उसे समझ आया कि जो भी उसने सीखा था, वो कुछ काम नहीं आ रहा था। पहले जो स्टार्स उसकी बात एक बार में मान लेते थे और स्टार पाथ पूरा कर देते थे, आज वो जरूरत के वक्त स्टार डस्ट में पागलों की तरह इधर-उधर भाग रहे थे। इस वक्त सारे स्टूडेंट्स मैजिक स्पेल कास्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। उन्होंने आज पहली बार एक ऐसे खूंखार मैजिकल बीस्ट का सामना किया था, तो उनसे उम्मीद भी क्या ही की जा सकती थी। ये कोई विराट का छोटा सा बीस्ट नहीं था, ये एक जंगली बीस्ट था जो हमेशा से इंसानों को खाते थे। बड़े भाई, आरव भाई, जल्दी भागें! लकी ने डरी हुई किरण को अपने साथ खींचा और गुफा के बाहर की तरफ भागने लगा। इस समय आरव बाकी स्टूडेंट्स से अलग नहीं था, जो डरकर गुफा से बाहर भाग रहे थे। कहीं कोई चिल्ला रहा था, कहीं कोई जोर-जोर से रो रहा था, और कई स्टूडेंट्स ने तो डर के मारे अपने कपड़े भी गीले कर लिए थे। आरव भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही अपनी मैजिक स्पेल कास्ट करने पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा था। वो ये तो सही नहीं है, मुझे भी बाकी लोगों की तरह यहाँ से भागना होगा, आरव ने मन में कहा। आरव ने अपने 6 स्टार्स को एक साथ लिंक कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो अपना 7वां स्टार बाकी सारे स्टार से लिंक करने वाला था, तभी मैजिकल बीस्ट जोर से गुर्राया और उसका पूरा फोकस कंट्रोल पर से हट गया। आखिर वो ऐसी सिचुएशन में मैजिक कैसे कर सकता था? सब यहाँ वहाँ भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और ऐसे में कोई फोकस कैसे कर सकता था? उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने बगल में खड़ी हुई नेहा को पकड़ा और वहां से निकलने लगा। अभी अपने स्टार्स को लिंक करने के लिए उसके पास फोकस करने का भी वक्त नहीं था। अभी वहां से निकलना ज्यादा जरूरी था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे इस एक आंख वाले मैजिक वोल्फ से सबको बचाना है। सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाओ, मैं इस मैजिकल बीस्ट को सबक सिखाकर रहूंगी। नेहा एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, जिसे अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं थी। आखिर वो भी एक पुरानी मैजिकल फैमिली से थी, उसका ऐसा बर्ताव करना जायज था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो इतने बड़े मैजिकल बीस्ट से अकेले लड़ने जा रही हो? तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या? आरव ने नेहा को उठाया और गुफा के बाहर ले जाने लगा। देखने में तो नेहा बहुत खड़ूस लगती थी, लेकिन आखिर थी तो वो भी उनके एज की लड़की, और अकेले इतने बड़े खूंखार मैजिकल बीस्ट का सामना करना नामुमकिन था। इसलिए आरव उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकता था, और क्योंकि आरव ने समनिंग एलिमेंट कल्टीवेट किया था, जिस वजह से उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। अब नेहा जैसी लड़की को उठाकर भागना उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो नेहा को मैजिकल बीस्ट से लड़ने का मौका नहीं देना चाहता था। बस बात इतनी थी कि ऐसी सिचुएशन में जब वो खुद सिर्फ अपने 6 स्टार्स ही लिंक कर पा रहा था, तब तो नेहा का कल्टीवेशन उससे भी कम था। फिर वो भला कैसे अपना स्टार पाथ पूरा कर सकती थी? वो उसे अपनी जान जोखिम में डालने नहीं दे सकता था। इसे वक्त में बेहतर यही था कि क्लास मॉनिटर बनने की जगह खुद की जान बचाई जाए, फिर भले ही उसके लिए वहां से भागना क्यों ना पड़े। आरव से जितना जल्दी हो सकता था, वो नेहा को लेकर वहां से भाग रहा था। उसे दूसरी लड़कियों के रोने और चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। इसलिए स्टेशन के सारे हंटर्स हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अगर वो यहाँ होते तो वो आसानी से भाग जाते, लेकिन अगर हम सभी ने भागने की कोशिश की तो एक एक करके मारे जाएंगे। हम माउंटेन पास से यहाँ रस्सी से आए थे, इसलिए अगर यहाँ से हम माउंटेन पास तक पहुँच भी गए तो रस्सी तो एक ही है, और एक रस्सी से तो सिर्फ गिने चुने ही लोग जा पाएंगे। फिर बाकी बचे हुए लोगों का क्या होगा? नहीं नहीं, कोई और रास्ता सोचना होगा। आरव अब भी अच्छे से नहीं सोच पा रहा था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। वो खुद को शांत करने की कोशिश तो कर रहा था, जिससे वो सोच समझकर काम कर सके, लेकिन वो फोकस ही नहीं कर पा रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैजिकल बीस्ट इतना डरावना होगा। ये बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म देखने जैसा था, जैसे अगर हॉरर फिल्म को कोई सिर्फ स्क्रीन पर देखे तो वो उतनी डरावनी नहीं लगती, लेकिन अगर उसे फुल वॉल्यूम में देखें तो वो बहुत ज्यादा डरावनी लगती थी। इन स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था। वो लोग सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं देख रहे थे, बल्कि उनकी हॉरर फिल्म का मॉन्स्टर उनके टीवी से बाहर निकल कर आ गया था और उन्हें अपना लंच बनाना चाहता था।
वो उन सबके इतने पास आ चुका था कि उसकी आंखों का रंग भी बता सकते थे। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी खुद को शांत नहीं रख सकता। आरव वाकई में बहुत तेज भाग रहा था। वो नेहा को माउंटेन पास से बाहर ले आया था और वो सच में इतनी डरी हुई थी कि ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ये जो कुछ भी हो रहा था उनके लिए बेहद डरावना था। ये तो उनके सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा डरावना था। हे भगवान, रस्सी कहाँ गई? वो लोग जिस रस्सी से इस खड़ी पहाड़ी पर चढ़कर आए थे वो शायद नीचे गिर गई थी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ मरना नहीं है। हरमन इतना डर गया कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आदित्य और विराट अभी सोच समझकर काम कर पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहां कम से कम 10 लोग थे जो डर के मारे बेहोश हो गए थे और 20 लोग थे जो नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन न जाने कैसे रस्सी कहीं गायब हो गई थी और अब अगर वो बिना रस्सी के कूद जाते तो हम सब क्या करें? क्या हम लोग आज यही मर जाएंगे? हरमन इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो बुरी तरह से कांप रहा था। उस वॉल्व के सांसों की बदबू तो वहां थी ही, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने डर के मारे अपने कपड़े तक गीले कर लिए थे, तो उसकी भी बदबू चारों तरफ फैल गई थी। एक आंख वाला मैजिक वॉल्व हमारा पीछा करते हुए बाहर आ गया है। मैं यहां से कूदकर मरना ज्यादा पसंद करूंगा, उसकी दावत बनने की जगह, एक वोटर एलिमेंट यूजर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। शिट, उस गुफा में जो इतने सारे लोग बेहोश हो गए हैं, वो बीस्ट उन्हें क्यों नहीं खा रहा है, बल्कि यहां हमारे पीछे क्यों आ रहा है? हरमन ने कहा। हालांकि नेहा और विराट बाकी सबकी तरह ही डरे हुए थे, लेकिन हरमन की ये बातें सुनने के बाद दोनों उसे बेहद गुस्से भरी निगाहों से घूरने लगे थे। भागने से कुछ नहीं होने वाला, हम सबको साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। तुम उस मैजिकल बीस्ट का सामना करने की बात कर रहे हो? मुझे तो यहाँ ये भी याद नहीं है कि मैं कौन से एलिमेंट का यूजर हूँ। माउंटेन पास से 30 मीटर की दूरी पर एक दीवार के पीछे पत्थर का प्लेटफॉर्म था और इस प्लेटफॉर्म पर चीफ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश, मिस्टर महेश, मिस राशि और उस एक आंख वाले वुल्फ का मालिक सभी खड़े होकर माउंटेन पास पर फंसे हुए स्टूडेंट्स को दूर से ही देख रहे थे। समर, जिनका नाम एजे था, वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे और अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। वो इतना इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने एक स्टूडेंट को अपनी पैंट गीली करते हुए और फिर बेहोश होते हुए देख लिया था। CH-34 स्विफ्ट स्टार वॉल्फ। जैसे ही चीफ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश ने देखा कि इतने सारे स्टूडेंट्स में से किसी ने भी अब तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया है, वो निराशा से अपना सिर हिलाने लगे। उन्होंने सोचा था कि स्टारलाइट मैजिक स्कूल के इन बच्चों में कुछ तो टैलेंट और स्किल्स होंगी, लेकिन किसे पता था कि ऐसे समय में उनमें से कोई भी मैजिक स्पेल कास्ट तक नहीं कर पाएगा। वो पहले ही कह चुके थे कि ये स्टूडेंट्स किसी भी काम के नहीं हैं और अब देखने से लग रहा था कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। स्कूल ने उनके ऊपर कितने रिसोर्स लगाए थे, लेकिन आज जब मैजिकल बीस्ट से लड़ने का समय आया तो वो सब धरा का धरा रह गया। तीनों प्रैक्टिकल टीचर्स, मिस्टर वर्मा, मिस मीरा और मिस्टर रमन का सिर शर्म से झुक गया था। वो मिस्टर सूर्यांश से आंखें नहीं मिल पा रहे थे। उन्हें लगता था कि उनके स्टूडेंट्स में स्किल्स और टैलेंट दोनों की कमी नहीं है। आखिर स्कूल में उनके कल्टीवेशन कोर्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आज इन प्रैक्टिकल में उनका सिर शर्म से झुक गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे समय में उनके स्टूडेंट्स की हालत इतनी बुरी हो जाएगी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। प्रैक्टिकल कॉम्बैट एक ऐसी चीज थी जो स्टूडेंट्स को अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखनी पड़ती है। उसमें ना कोई टीचर उन्हें सिखा सकता था और ना ही स्कूल। देखो, कोई मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। मिस्टर महेश की आंखें बहुत तेज थीं। उन्हें माउंटेन पास से कुछ दूरी पर एक रेड लाइट चमकते हुए दिखी। वो तो फायर एलिमेंट है और वो आदित्य लग रहा है। प्रोफेसर मिश्रा तुरंत ही मुस्कुराने लगे। मिस्टर रमन और मिस्टर वर्मा भी उम्मीद भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखने लगे। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वहां मैजिक स्पेल कास्ट करने वाला सबसे पहला स्टूडेंट आदित्य ही था। आदित्य के चारों तरफ फायर एलिमेंट की एनर्जी घूम रही थी और जैसे ही उसने कमांड दी, उसके फायर बॉल्स किसी सैनिकों की तरह आगे बढ़े और सीधा जाकर स्पिरिट वॉल्व के चारों पैरों में जा लगे, जो गुफा के बाहर खड़ा हुआ था। इस लड़के का नाम लिख लो, चीफ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश ने कहा। ये सिंह फैमिली का शिष्य है। उसे फैमिली से ट्रेनिंग मिली है और उसमें सिंह फैमिली की समझदारी और ताकत की झलक दिखती है। उसकी मेंटल कैपेसिटी बाकी सारे स्टूडेंट्स से कहीं ज्यादा बेहतर है, प्रोफेसर मिश्रा ने तुरंत ही कहा।
आदित्य ने वही किया था जिसकी उम्मीद सिंह फैमिली के एक टैलेंटेड शिष्य से की जा सकती थी। जहां बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे बेहोश हो रहे थे या वहां भाग रहे थे, वहीं आदित्य ने खुद को शांत कर मैजिक स्पेल कास्ट कर लिया था। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में फायर एलिमेंट का प्राइमरी स्किल फायर बस्ट इस्तेमाल कर पाना बहुत बड़ी बात थी। आदित्य को तो इस प्रैक्टिकल में पक्का एक ग्रेड मिलने वाला था। अब उन्हें सिर्फ ये देखना था कि बाकी स्टूडेंट्स खुद को शांत कर पाएंगे या नहीं। माउंटेन पास के बाहर फायर एलिमेंट यूजर आदित्य एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्पिरिट वॉल्व के सामने खड़ा था। वो खुद पर बहुत प्राउड फील कर रहा था। उसने जो फायर बस्ट उस पर फेंका था, उसने स्पिरिट वॉल्व के चारों पैरों को धीरे धीरे जलाना शुरू कर दिया था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने स्पिरिट वॉल्व को रोककर सबको बचा लिया है। आदित्य राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसने देखा उसके फायर बस्ट से तो सिर्फ स्पिरिट वॉल्व की स्पीड कम हुई थी। उसने पैरों को झटककर उन फ्लेम्स को बुझाना शुरू कर दिया था और वो बिना रुके उन सभी स्टूडेंट्स की ओर ही बढ़ता जा रहा था। मेरे फायर बस्ट से इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आदित्य के स्किल में इतनी पावर थी कि वो किसी को भी एक पल में जलाकर राख कर सकता था, लेकिन शायद उस बीस्ट के पैरों की स्किन बहुत मोटी थी जिस वजह से उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। आदित्य को ये लगा था कि उसके इस अटैक से बाकी सारे स्टूडेंट्स को शांत होने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा और ये वॉल्व भी रुक जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस स्पिरिट वॉल्व की ताकत इतनी ज्यादा होगी। स्पिरिट वॉल्व ने अपना नुकीला पंजा आगे बढ़ाया और स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ने लगा। अब उस स्पिरिट वॉल्व का शिकार था आदित्य। उसने अपना बड़ा नुकीला पंजा आदित्य के सामने उठाया और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। उसके ऐसा करने से वहां एक शॉक वेव आया जिससे धूल, मिट्टी और पत्थर पीछे की तरफ उड़ने लगे। आदित्य को जैसे ये झटका लगा, वो उस जगह से 5 मीटर दूर फेंका गया। इस खूंखार स्पिरिट वॉल्व के सामने आदित्य कुछ भी नहीं था। उसके जैसे कई आदित्य भी स्पिरिट वॉल्व को हरा नहीं सकते थे। स्पिरिट वॉल्व के शॉक वेव के कारण आदित्य जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। आदित्य हरमन आदित्य की तरफ भाग कर पहुंचा और उसने देखा कि आदित्य के कपड़े जगह जगह से फट गए थे और पत्थरों की वजह से उसे कई जगह चोट भी लगी थी। किरण, जिसे अब होश आ गया था, वो आदित्य की ये हालत देखकर इतनी डर गई कि एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। वो आदित्य से कुछ ही दूर पर खड़ी थी। जैसे ही स्पिरिट वॉल्व ने किरण को रोते हुए देखा, उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वो इसी गुस्से के साथ किरण की तरफ बढ़ रहा था। स्पिरिट वॉल्व ने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी कि लड़कियों से अच्छे से पेश आना चाहिए। उसके लिए तो ये सारे इंसानों के बच्चे उसकी दावत थी। स्पिरिट वॉल्व के पंजे के सिर्फ एक झटके ने आदित्य जैसे लड़के को खून से लथपथ कर दिया था, तो फिर ना जाने किरण जैसी नाजुक फूल कुमारी का क्या हाल होता। किरण, जल्दी भागो वहां से, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। भागो वहां से, वहां खड़ी क्यों हो? लकी जोर से चिल्लाया, लेकिन किरण बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह ही वहीं खड़ी रही। वो उसी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी, लेकिन वहां से भाग नहीं पा रही थी। लकी उस लड़की के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो उसकी तरफ भागा ताकि उसे स्पिरिट वॉल्व के चंगुल से बचा सके। लकी, क्या तुम पागल हो? ये क्या कर रहे हो? बहुत जल्दी है क्या तुम्हें मरने की? कुछ ही दूर पर आरव खड़ा हुआ था और अब उससे शांत नहीं रहा जा रहा था। लकी उन बहुत कम लोगों में से था जो इस दुनिया में आरव के बहुत करीबी थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। आरव के लिए वो बहुत मायने रखता था। इस वक्त आरव को ये लग रहा था कि आदित्य ने स्पिरिट वॉल्व पर हमला करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। स्पिरिट वॉल्व की ताकत इन स्टूडेंट्स से एक लेवल ज्यादा थी और इसलिए आदित्य का वार भी उसे रोक नहीं पाया था। एक अच्छी बात यह थी कि इस स्पिरिट वॉल्व को खून खराबा अच्छा नहीं लगता था, वरना वो आदित्य को दूर फेंकने की जगह उसे अपने पंजों से कुचल कर मार भी सकता था, जिससे आदित्य की जिंदगी उसी पल खत्म हो जाती। पता नहीं आदित्य को इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने की क्या जरूरत थी। अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में उसने सबको खतरे में डाल दिया। उसे तो स्पिरिट वॉल्व ने बेहोश कर दिया, लेकिन अब बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। ये तो आदित्य के अटैक की वजह से बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। ये मेरा स्टार पाथ क्यों नहीं लिंक हो रहा है? आरव ये सब सोच ही रहा था कि उतने में उसे नेहा की आवाज़ सुनाई दी। फायर बर्स्ट। नेहा इतनी परेशान थी कि बार बार मैजिक स्पेल ट्राई करने के लिए अपने होंठ अपने दांतों के बीच में दबा रही थी, लेकिन आखिरकार उसने अपनी मैजिक स्पेल कास्ट कर ही दी।
उसकी फायर बॉल उड़ते हुए सीधे स्पिरिट वॉल्व की तरफ गई, लेकिन शायद उसने हड़बड़ाहट में अपनी मैजिक स्पेल कास्ट की थी, इसलिए वो स्पिरिट वॉल्व के पैरों के पास जाकर लगी और उसके पैर के पास धीरे धीरे आग की लपटें बढ़ने लगीं, जिससे उसका फर जो डार्क ब्लू की जगह अब काला दिखने लगा। लेकिन स्पिरिट वॉल्व ने उन फ्लेम्स पर ध्यान न दे हुए लकी और किरण की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि नेहा की फायर बर्स्ट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस आगे ही बढ़ता जा रहा था। तुम जंगली जानवर, तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। लो, तुम अब मेरे स्पिरिट वॉल्व का सामना करो, विराट ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और तभी वहां पर एक स्पिरिट वॉल्व दिखाई दिया। विराट का स्पिरिट वॉल्व इस एक आंख वाले वॉल्व से बहुत छोटा और कमजोर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने मालिक की बात मानते हुए उस एक आंख वाले वॉल्व से फाइट करने चला गया। सिर्फ समनिंग और फायर ही ऐसे दो एलिमेंट थे जो इस स्पिरिट वॉल्व को कुछ देर के लिए रोक सकते थे, और विराट ने अपने स्पिरिट वॉल्व को समन करके उसे कुछ देर के लिए रोक दिया था। वो एक आंख वाला वॉल्व और स्पिरिट वॉल्व दोनों आपस में लड़ रहे थे। स्पिरिट वॉल्व भले ही कमजोर था, लेकिन वो विराट की मिली ट्रेनिंग की वजह से उस एक आंख वाले वॉल्व के कमजोर जगहों पर वार कर उसे गहरी चोटें दे रहा था, जिसे देख बाकी के स्टूडेंट्स को थोड़ी देर के लिए राहत मिली। लेकिन उस एक आंख वाले वॉल्व ने विराट की ओर देखा जिसने इस स्पिरिट वॉल्व को समन किया था। अब उसका शिकार ये स्पिरिट वॉल्व नहीं बल्कि विराट बन चुका था। वॉल्व ने अपना मुंह खोला और विराट की तरफ देखते हुए जोर से गुर्राया, आ वो 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 वो। विराट तो अब गया, पता नहीं ये स्पिरिट वॉल्व उसके साथ क्या करेगा। मुझे तो लगता है कि हम सबका आज आखिरी दिन है। स्पिरिट वॉल्व शायद उस एक आंख वाले वॉल्व को ज्यादा देर तक ना रोक पाए, अब हम यहां से वापस नहीं जा पाएंगे, एक स्टूडेंट ने कहा। कुछ ही पलों में उस वॉल्व के गुर्राने से एक बहुत तेज बवंडर आया। माउंटेन पास पर हमेशा से बहुत सारी रेत और पत्थर थे और अब ये रेत और पत्थर इस बवंडर में घूम रहे थे। ये बवंडर किसी धूल के ड्रैगन की तरह लग रहा था जो उड़कर विराट की तरफ बढ़ने लगा। विराट इस बवंडर को देखकर जोर से चिल्लाया, विक्रम। उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, अर्थ वेव डाइवर्ट। विक्रम का भारी भरकम शरीर एकदम से नीचे झुका और उसने मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे। जमीन पर रेत ही रेत थी। जैसे ही उसने अपनी मैजिक स्पेल कास्ट की और फिर अपने हाथ जमीन पर रखे, उतनी देर में उसके पास की जमीन एक अर्थ वेव की तरह बन गई थी जिसे वो कंट्रोल कर सकता था। ये बिल्कुल किसी झील में पत्थर फेंकने की तरह था। यहाँ भी रेत और पत्थर वाली जमीन पर लहरें बन गई थीं और यही लहरें, यानी अर्थ वेव्स, अब विराट के सामने आ गई थीं। पहले विराट उन उड़ते हुए पत्थरों और रेत से नहीं बच पा रहा था, लेकिन जैसे ये अर्थ वेव्स आईं, वो विराट को वहां से 5 मीटर दूर ले गईं और विराट आसानी से उन पत्थरों से बच गया जो उसे चोट पहुंचा सकते थे। अभी तक विराट की आंखें बंद थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो जमीन पर बनी लहरों की मदद से उस जगह से दूर जा रहा है। उसने स्माइल करते हुए अपने अच्छे दोस्त विक्रम को थम्स अप का इशारा किया। विक्रम भी मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका ये अर्थ वेव इतनी काम की चीज है। सभी लोग बिल्कुल भी मत डरो, हम सब इतने सारे हैं और मुझे भरोसा है कि अगर हम साथ में अपना मैजिक यूज करें तो इस वॉल्व को हरा सकते हैं। विराट के स्पिरिट वॉल्व ने सबके सामने अपनी ताकत से इस मैजिकल बीस्ट को ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत घायल कर दिया था और इसलिए विराट तुरंत ही सबका लीडर बन गया था। जल्दी सभी लोग अपने स्टार पाथ्स को पूरा करो। स्पिरिट वॉल्व ने इसे रोक कर रखा है, लेकिन शायद वो भी ज्यादा समय तक टिक ना पाए, इसलिए हमें इस समय का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि हम इसे हरा सकें, विराट ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने आप को शांत कर लिया था, अब वो अपने स्टार पाथ पूरा करने की कोशिश में लगे हुए थे। ब्रिलियंट लाइट प्यूरीफाई, आइस स्प्रेड, वोटर शील्ड, अर्थ वेव ट्रिपल डाइवर्ट, फायर बर्स्ट, अलग अलग एलिमेंट्स के लगभग 7 या 8 स्टूडेंट्स एक साथ अपने मैजिक स्पेल कास्ट कर रहे थे। उनके स्पेल से अलग अलग एलिमेंट्स सीधे एक आंख वाले वॉल्व की तरफ बढ़ने लगे थे, जो पहले से ही स्पिरिट वॉल्व से लड़ने में बिजी था। उस पर चारों तरफ से अटैक हो रहा था और दर्द के मारे वो जोर जोर से चीख रहा था। फायर एलिमेंट यूजर्स, जल्दी करो, हम कुछ देर के लिए ही इस स्पिरिट वॉल्व को रोक सकते हैं। जल्दी से अपनी स्पेल कास्ट करो जिससे हम इसे मार सकें। विराट हमेशा से एक लीडर था। एक तरफ वो अपने स्पिरिट वॉल्व को कमांड दे रहा था और दूसरी तरफ बाकी लोगों को भी बता रहा था कि उन्हें क्या करना है।
सिर्फ फायर एलिमेंट ही स्पिरिट वॉल्फ को घायल कर सकता था। लाइट एलिमेंट की चमक से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। आइस स्प्रेड्स ने उसके पैरों को जमा दिया था, लेकिन अब वो आगे का काम करने के लिए सिर्फ फायर एलिमेंट पर ही भरोसा कर सकते थे। नेहा के होठों से खून आने लगा था क्योंकि वो बहुत जोर से उन्हें अपने दांतों के बीच दबा रही थी। आखिर उसने एक अच्छी फायर बर्स्ट स्पेल कास्ट कर ही दी थी। फायर बर्स्ट की फ्लेम्स उस स्पिरिट वॉल्फ के ऊपर साफ दिख रही थीं। अब वो और जोर से दर्द के मारे चीख रहा था। जैसे ही सबने सोचा कि उनके हमलों से स्पिरिट वॉल्फ आखिर हार ही गया था, तभी वो जोर से 2 बार गुर्राया। आवुवुवुवु, आवुवुवुवु। उसके गुर्राने से रेत और पत्थर की वेव्स फिर आ गईं और एक लकी की तरफ बढ़ने लगी और दूसरी विक्रम की तरफ। वो दोनों बाकी के 5 स्टूडेंट्स में जा मिले जिन्होंने मैजिक स्पेल कास्ट की थी। इन उड़ते हुए पत्थरों और रेत के बवंडर से सब कुछ बदल गया था। सारे स्टूडेंट्स बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। जिन स्टूडेंट्स ने कुछ देर पहले ही इस स्पिरिट वॉल्फ को हराने का रास्ता निकाला था, अब वो सभी चारों खाने चित होकर पड़े थे। ये बीस्ट तो हमारे लेवल का है ही नहीं, हम इसे कैसे हरा सकते हैं? ये तो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। विक्रम को इतनी चोटें लगी थीं कि उसकी शर्ट पूरी तरह खून से लथपथ हो गई थी। वो स्पिरिट वॉल्फ के हमले के बाद धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ विराट अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी हालत भी बिल्कुल आदित्य जैसी हो गई थी। वो भी बेहोश पड़ा था। दूसरी तरफ बाकी 5 स्टूडेंट्स जिन पर मैजिकल बीस्ट ने अटैक किया था, वो उठ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पूरी तरह से पत्थरों और रेत के बवंडर में जा मिले थे। पत्थर से बार बार टकराने से उनका पूरा शरीर दर्द करने लगा था। पत्थरों और रेत का बवंडर लाना मैजिक वॉल्फ की स्पेशल स्किल होती थी। विराट का स्पिरिट वॉल्फ भी ऐसा कर सकता था, लेकिन वो अभी उस एक आंख वाले वॉल्फ की लेवल तक नहीं पहुंचा था। उसे अभी भी कई चीजें सीखनी बाकी थी। एक तरफ उस एक आंखों वाले वॉल्फ के हमले ने स्टूडेंट्स को बुरी तरह से घायल कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के हमलों से स्पिरिट वॉल्फ को चोट तो पहुंची थी, लेकिन वो चोट उसकी कॉम्बैट पावर के सामने कुछ भी नहीं थी। वो अब भी उनके जैसे 40 और स्टूडेंट्स को घायल कर सकता था। एक आंख वाले वॉल्फ की ताकत उन सब की सोच से भी परे थी, और अगर वो लोग खुद को शांत कर भी लेते और इकट्ठा होकर मैजिक करने की कोशिश करते भी, तब भी उसका सामना नहीं कर पाते। अभी वो उस लेवल पर ही नहीं पहुंचे थे कि इतने खतरनाक मैजिकल बीस्ट को हरा सकें। अगर हम 40 के 40 लोग एक साथ मिलकर अपनी मैजिक स्पेल कास्ट करें, तो हो सकता है कि हम इसे हरा पाएं। कुछ भी हो जाए, चाहे हम यहां मर जाएं, लेकिन आज इस साले को नहीं छोड़ेंगे, विक्रम ने गुस्से में कहा। आरव, तुम्हारा फायर एलिमेंट मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, जल्दी कुछ करो, इसे रोको, नेहा ने दूसरी तरफ से कहा। सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे जो एक आंख वाले वॉल्फ को चोट पहुंचा सकते थे, फायर बर्स्ट और समनिंग एलिमेंट। लेकिन परेशानी ये थी कि उनमें फायर एलिमेंट यूजर्स बहुत कम थे, और आरव और नेहा को छोड़कर बाकी सारे फायर एलिमेंट यूजर्स इतने डरे हुए थे कि अपनी मैजिक स्पेल कास्ट ही नहीं कर पा रहे थे, और आदित्य भी बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करने से कोई फायदा है। ध्यान से देखो, ये तो एक आंख वाला मैजिक वॉल्फ भी नहीं है। आरव की नजरें उस बीस्ट पर ही टिकी हुई थीं। वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। एक आंख वाले मैजिक वॉल्फ के तो नाम से ही पता चलता है कि उसके सिर्फ एक ही आंख होंगे, लेकिन इस मैजिकल बीस्ट की तो 2 डरावनी आंखें हैं। असलियत में तो ये एक स्विफ्ट स्टार वॉल्फ है, जिसे अच्छे अच्छे बैटल मैजिशियन भी नहीं हरा पाते हैं।